हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से दो चैप्टर का वन शॉट लेकर आया हूं। एक चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ सप्लाई और दूसरे चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दोस्तों, इस कंटेंट के अंदर थ्योरी भी होगी, डायग्राम भी होंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, सारे कॉन्सेप्ट एकदम मस्त मक्खन मलाई की तरह तुम्हारे भेजे के अंदर घुसा दूंगा। और अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख ली तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे अपना आंसर लिखने के लिए और मजा आ जाएगा आपको। मस्ती मजाक वो मैं लाइव क्लास में ऐप में करता हूं, यहां पर सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड धाकड़ लेवल के कॉन्सेप्ट वाली पढ़ाई होने वाली है। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर अप करने वाला हूं। बेसिकली सारे ही टॉपिक कवर करूंगा। सप्लाई का मतलब बताऊंगा, क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब बताऊंगा, सप्लाई के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स है, लॉ ऑफ सप्लाई, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बताऊंगा। और मजेदार वाली बात यह है कि दोस्तों, मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर यहां पर न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे, पूरे नंबर कैसे मिलेंगे। तो चलो ना फिर शुरू करते हैं यार, देर किस बात की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना चैप्टर पकड़ेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। अगर आपको यह चैप्टर समझना है तो आपको अपने आप को अज्यूम करना पड़ेगा कि आप एक दुकानदार हो, सेलर हो, किसी फैक्ट्री के मालिक हो या कोई मैन्युफैक्चरर हो, तब जाके आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। मैं पहले कुछ बेसिक आपको बातें बताऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको एडवांस लेवल तक लेकर जाऊंगा। कोई भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए आप उसको क्रैक डाउन कर दोगे। देखो जी, एक दुकानदार होता है ना, उसका मेन पर्पस यही होता है कि मेरी दुकान पे जो सामान रखा हुआ है वो मेरा सामान बिक जाए। वो उस सामान को बेचने के लिए बैठा है, राइट। तो मैं आपको बताता हूं, एक दुकानदार के पास जितना भी सामान रखा होता है, टोटल क्वांटिटी जो भी उसके पास सामान की अवेलेबल है, चाहे वो उसकी दुकान में हो, अगर उसके पास कोई गोदाम है तो उस गोदाम की भी क्वांटिटी मिला दो, तो जितना भी माल एक दुकानदार के पास अवेलेबल है उस माल को बोलते हैं दोस्त स्टॉक। स्टॉक का मतलब हो गया अवेलेबल क्वांटिटी। जी हां, मैं बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी दूंगा यहां पर स्टॉक, सप्लाई और सेल में क्या डिफरेंस होता है, तब जाके आप अच्छे से समझ पाओगे। एक दुकानदार के पास बहुत सारा माल होता है, दुकान में भी होता है, गोदाम में भी होता है, तो टोटल क्वांटिटी उसकी जोड़ दो, राइट। जितना भी माल उसके पास होता है, क्या वो सारा का सारा बिक जाता है एक ही बार में? हो सकता है कि सारा का सारा बिक भी जाए और हो भी सकता है कि सारा का सारा ना बिके। दोस्तों, जितना माल उसका बिक जाता है उस क्वांटिटी को बोलते हैं सेल। सेल एक तरीके से वो क्वांटिटी हो गई है जो बिक चुकी है, सोल्ड है, राइट। तो सेल से हमारा इस चैप्टर में कोई लेन देन नहीं है, स्टॉक से हमारा इस चैप्टर में कोई लेन देन नहीं है। हमारा लेन देन है उस क्वांटिटी से जिसको एक दुकानदार बेचना चाहता है, जो ना तो अभी बिकी है, बस बेचना चाहता है। उस दुकानदार की इच्छा है भैया कि मेरा इतना माल बिक जाए। अब आप सोचो भैया, एक दुकानदार के पास जितना भी माल अवेलेबल होता है तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सारा माल एक बार में नहीं बेचना चाहता। क्यों? सारा माल एक बार में बेच देगा तो बहुत बड़ी क्वांटिटी सस्ते प्राइस में निकल जाएगी। वो चाहता है कि धीरे धीरे करके अपने माल को स्लो स्लो बेचे और उसको एक अच्छा प्राइस मिले। तो जो भी क्वांटिटी वो दुकानदार बेचना चाहता है उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम सप्लाई। और इससे रिलेटेड आपका चैप्टर है। और दोस्त, ऐसा बोला जाता है कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाता है तो सप्लाई कम हो जाती है। यह रिलेशनशिप स्टैब्लिश कैसे हुआ, तो उसके पीछे लॉजिक में जाएंगे। मान लो जी, एक 10 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट है। अब एक दुकानदार अगर पार्ले जी का बिस्किट बेचता है तो बेचने में उसको प्रॉफिट भी होगा, है ना। मान लो जी 10 रुपए में उसको 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो प्राइस के बढ़ने के साथ साथ दुकानदार का उसके अंदर जो शामिल प्रॉफिट होता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए दुकानदार किसी भी सामान का प्राइस बढ़ने पर उसको ज्यादा बेचने की इच्छा प्रकट करता है, विलिंगनेस प्रकट करता है। तो मैंने यहां पर बहुत सिंपल शब्दों में आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो उस प्राइस के अंदर दुकानदार का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस चक्कर में दुकानदार ज्यादा बेचना चाहता है। अब उसको ग्राहक खरीदेगा या नहीं खरीदेगा वो बात दूसरी है। भैया, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। अब तुम कहोगे सर, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, ये तो सप्लाई ज्यादा करेगा लेकिन बायर खरीदेंगे नहीं। हां, बात सही है। अब प्राइस का सप्लाई और डिमांड से दोनों से रिलेशन है। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। तो इस चीज को मिलाकर हम पढ़ेंगे मार्केट वाले चैप्टर में। अभी आपको सिर्फ इस चैप्टर में सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है। तो सेलर कहता है भैया, अगर 10 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट है, इसमें मेरा 2 रुपए का प्रॉफिट है। अगर ये बिस्किट का पैकेट 15 का बिक जाएगा तो मेरा 3 का प्रॉफिट हो जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे। तो प्राइस के बढ़ने से उसका प्रॉफिट बढ़ता है और उसकी इच्छा प्रकट होती है कि मैं ज्यादा बेचूं। बेच देगा तो क्वांटिटी सोल्ड हो जाएगी, लेकिन जो इच्छा है ना उसकी, उस इच्छा को बोलते हैं हम सप्लाई। और दोस्तों जो इच्छा होती है, मान लो जी इस दुकानदार के पास 1000 पैकेट रखे हैं पार्ले जी के बिस्किट के, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे एक दिन के अंदर बेचना चाहता है। हो सकता है कि वो चाहता है कि एक दिन में उसके 200 बिस्किट बिक जाएं। तो जितना भी वो बेचना चाहता है उसको ही बोलेंगे सप्लाई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो सारी क्वांटिटी बेचना चाहे, तो 1000 यूनिट की स्टॉक है तो 1000 सप्लाई भी हो सकती है, लेकिन जितनी भी उसकी दिले इच्छा है बेचने की, जरूरी नहीं है उतना बिकेगा। हो सकता है कि 200 में से 150 बिक जाए, 50 बिके, या 200 का 200 बिक जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ना तो हमारा टॉपिक सेल है, ना हमारा टॉपिक स्टॉक है, हमारा टॉपिक है वो इच्छा जो एक सेलर रखता है सामान को बेचने की, और उस इच्छा का प्राइस से सीधा सीधा रिलेशन है। सीधे रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, यानी पॉजिटिव रिलेशन। सीधा रिलेशन ये हुआ जैसे भी किसी चीज का प्राइस बढ़ने लगेगा उसकी इच्छा बढ़ने लगेगी सामान ज्यादा बेच दूं। लेकिन जब प्राइस कम हो जाएगा, मान लो जी ये पार्ले जी का बिस्किट 10 की जगह 5 रुपए का हो गया, तो दुकानदार का इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाता है। मान लो कि 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो भैया वो जी कच्चा हो जाएगा, मचलने लगेगा, कहेगा यार प्राइस कम हो गया, अब नहीं बेचूंगा इसको, या कम क्वांटिटी बेचूंगा। तो प्राइस कम होने पर प्रॉफिट मार्जिन दुकानदार का कम हो जाता है और वो सप्लाई कम करता है। एक नॉर्मल लॉजिकली आपको बात समझाता हूं। ऐसा कहा जाता है इस दुनिया के अंदर कि जैसे जैसे किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ने लगेगा, मान लो जी 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, तो दुकानदार जो भी सामान की सप्लाई करना चाहता है वो ज्यादा प्रकट करने लगेगा अपनी इच्छा कि भैया मैं ज्यादा बेचूंगा, प्राइस बढ़ रहा है, मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा। फॉर एग्जांपल समोसे की बात ले लो। प्रिया कह रही है 10 रुपए का समोसा है तो मैं 100 समोसे बेचना चाहूंगी। अगर समोसे का रेट 220 रुपए हो गया तो मैं 500 समोसे बेचना चाहूंगी। अगर समोसा 30 रुपए का हो गया तो मैं 1000 समोसे बेचना चाहूंगी। तो ये सबकी इच्छा है, इच्छा को ही सप्लाई बोलते हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा जी, अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं, दोनों समझाता हूं। दोस्तों जितनी भी ये क्वांटिटी लिखी हुई है ना, इन सभी क्वांटिटी को बोलते हैं सप्लाई। तो सप्लाई किसी भी कॉमोडिटी की वो क्वांटिटी है जो एक दुकानदार बेचना चाहता है अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पे, राइट? हां, लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बोलूं यहां पर कि बताओ जी ये प्रिया 20 रुपए पर कितने समोसे बेचना चाहती है, तो आप बोलोगे 20 रुपए पर ये 500 रुपए समोसे, 500 समोसे बेचना चाहती है। तो जब कोई आप स्पेशल प्राइस को टारगेट करते हो तो स्पेशल को बोलते हैं स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब हो गया किसी एक प्राइस को टारगेट करके उसके सामने की क्वांटिटी रीड करवा रहे हो। तो किसी एक प्राइस के सामने जो क्वांटिटी लिखी है उस क्वांटिटी को बोलेंगे हम क्वांटिटी सप्लाइड। जी हां, दो कॉन्सेप्ट करा दिए मैंने आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया सप्लाई क्या होती है। सप्लाई का मतलब वो सारी क्वांटिटीज जो एक दुकानदार बेचना चाहता है, उसकी एबिलिटी भी है बेचने की। एबिलिटी से मतलब भाई उसकी औकात है बेचने की, उसके पास माल रखा हुआ है, राइट? किस प्राइस पर? अलग अलग प्राइस पर। वो सोच रहा है 10 रुपए का प्राइस होगा भाई साहब 100 समोसे बेच देंगे, 20 रुपए का प्राइस होगा 500 समोसे बेच देंगे, 30 का प्राइस होगा 1000 समोसे बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भी पॉसिबिलिटीज है इन सबको सप्लाई बोलते हैं। लेकिन एक एक सिंगल क्वांटिटी को अगर आप रीड करने लगो तो सिंगल क्वांटिटी को बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाइड। तो बच्चा कोई मेरे से अब भी पूछे सर सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है राजे कि सारी की सारी क्वांटिटी को बोलते हैं सप्लाई, और किसी एक प्राइस को आप टारगेट करो, उसके सामने की क्वांटिटी को रीड करो तो वो कहलाएगी क्वांटिटी सप्लाइड। जी हां, जैसे कि अगर मैं एक साथ बोलना चाहूं तो ये सब सप्लाई है, लेकिन एक एक करके बोलूं तो ये भी क्वांटिटी सप्लाइड, ये भी क्वांटिटी सप्लाइड, ये भी क्वांटिटी सप्लाइड। क्यों? क्योंकि ये सब एक एक स्पेशल प्राइस के सामने लिखी हैं, राइट? तो मैं कहना चाहूंगा क्वांटिटी सप्लाइड एक सिंगुलर टर्म है और सप्लाई एक बहुत बड़ी टर्म है। लेकिन जो नॉर्मल आदमी होता है ना, जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं होती, वो क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई को सेम समझता है। और आप भी सेम समझोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। बस पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड का मीनिंग लिखो, तो आपको डिफरेंट लिखना है। बाकी हर जगह तुम सप्लाई की जगह क्वांटिटी सप्लाइड की जगह सप्लाई का यूज कर सकते हो। जहां नहीं करना वहां मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। इसलिए जब भी कोई टेबल बनाते हैं तो हम अपनी टेबल में सप्लाई नहीं लिखते, क्वांटिटी सप्लाइड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक क्वांटिटी सप्लाइड है। अलग अलग पढ़ोगे तो क्वांटिटी सप्लाइड है, सबको एक साथ पढ़ लोगे तो सप्लाई है। तुम बोलोगे सर डेफिनेशन बता दो, तो डेफिनेशन बढ़िया क्लैरिटी के साथ आपको देता हूं। दोस्तों सप्लाई किसी भी कमोडिटी की वो क्वांटिटी जो एक सेलर बेचना चाहता है, विलिंग है और उसकी औकात भी है। कितने प्राइसेस पर? अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग
क्वांटिटी के बारे में वो सोचता है। तो यहां पर मस्त डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया हुआ है। सप्लाई को आप पढ़ोगे सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात ध्यान रखना, सप्लाई इज नॉट द सेल। सप्लाई एक इच्छा है और सेल बिक्री है जो हो गई है। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। सप्लाई किसी भी कमोडिटी की वो मात्रा है, वो क्वांटिटी है, दैट अ सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल एट वेरियस प्राइसेस और ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम की हम बात करते हैं। यानी हम एक टाइम लेकर चलते हैं कि भैया इतने टाइम के अंदर सेलर बात कर रहा है कि प्राइस 20 रुपए हो गया तो 500 समोसे बेच दूंगा। तो एक टाइम की यहां पर लिमिटेशन भी है। इन सबको मिलाकर सप्लाई की डेफिनेशन बनती है। अब यहां पर तुम सेलर लिखो या तुम लिखो प्रोड्यूसर या तुम लिखो फर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता। अलग अलग किताब के अंदर अलग अलग लैंग्वेज यूज कर रखी है, कोई भी लैंग्वेज यूज कर लो। अब मैं बोलता हूं दोस्तों, अगर ये वेरियस प्राइसेस की जगह मैं सिर्फ पर्टिकुलर प्राइस लिख दूं तो ये पूरी डेफिनेशन सप्लाई की नहीं रहेगी, ये क्वांटिटी सप्लाइड की हो जाएगी। मैंने यहां पर क्वांटिटी सप्लाइड की डेफिनेशन लिखी हुई है और यहां पर सिर्फ पर्टिकुलर प्राइस लिख दिया है, वेरियस प्राइस को हटा दिया है, सेम डेफिनेशन बनती है। राइट, अब हमें अपने कॉन्सेप्ट के अंदर सीधा सीधा सप्लाई लेकर चलना है और मैं आपको कराऊंगा दोस्तों अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाई साहब एक कॉन्सेप्ट आएगा लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, मतलब सप्लाई का नियम, क्या नियम है सप्लाई से रिलेटेड। तो सप्लाई से रिलेटेड एक ही मोटा मोटा नियम है कि भैया प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। प्राइस और सप्लाई के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है। अगर हम किसी ऐसे फैक्टर की बात ना करें जो सप्लाई को छेड़ सकता हो, सप्लाई को चेंज कर सकता हो। फैक्टर का मतलब ऐसी कोई कंडीशन, वो सारे फैक्टर्स आपको बताऊंगा। बस मैं ये बोलकर चल रहा हूं कि जितनी भी बातें सप्लाई को अफेक्ट कर सकती है उन सभी बातों को कांस्टेंट मान के चलो, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात करो। अकेले प्राइस का सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और दिस पॉजिटिव रिलेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई का मीनिंग, टेबल, डायग्राम कुछ भी पेपर में आ सकता है, सब कुछ आपको बताऊंगा। यहां लिखा हुआ है आपके सामने सुनहरे शब्दों के अंदर बोल सकता हूं। दिस लॉ स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर मैं सारे अदर थिंग्स को, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के चलूं, जो जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, तो देयर इज अ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ओन गुड एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड। इसका मतलब यह होता है कि एज प्राइस राइज सप्लाई ऑल्सो राइज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी पॉसिबल है, यानी प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिर भी जाएगी। और इसको मैं एक टेबल से समझा सकता हूं। टेबल को इकोनॉमिक्स में स्केड्यूल बोलते हैं, आगे इस बात की चर्चा करेंगे। तो ये सप्लाई की टेबल या सप्लाई का स्केड्यूल है, जहां पर मैंने दिखाया है दोस्तों आपको कि प्राइस 10, 20, 30 बढ़ रहा है तो सप्लाई भी 100, 200, 300 बढ़ रही है। जब भी आप पेपर के अंदर कोई टेबल बनाते हो तो उस टेबल को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। एक्सप्लेनेशन बहुत आसान होती है। जो जो टेबल के अंदर दिखाई दे रहा है वो एक्सप्लेन कर दो। क्या दिखाई दे रहा है भैया, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, तो यही लिखा है नीचे, एज शोन इन द अबव टेबल, जैसा कि ऊपर के टेबल में दिखाया गया है। एज प्राइस राइजेस फ्रॉम 10, 20, 30, जैसे जैसे प्राइस 10, 20, 30 हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेस फ्रॉम 100, 200, 300, सप्लाई भी 100, 200, 300 हो गई है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है सीरीज में, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे सप्लाई भी उसी हिसाब से बढ़ गई है। ये टेबल है लॉ ऑफ सप्लाई की। अब राज्य बात कर लेते हैं कि डायग्राम भी होता है क्या लॉ ऑफ सप्लाई का। जी हां, डायग्राम भी होता है लॉ ऑफ सप्लाई का। मैं पहले आपको सप्लाई का कर्व बना के दिखाऊं तब आपको नॉलेज होएगी। देखो जी, मान लो जी मैं लिख रहा हूं प्राइस 10 से 20 हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 200 हुई। इतनी छोटी सी टेबल बनाई है, ये टेबल भी लॉ ऑफ सप्लाई की टेबल है। जरूरी नहीं है आपको बहुत बड़ी टेबल बनानी है पेपर में, छोटी सी टेबल बना के भी आपका काम चल सकता है। अब मैं इस टेबल को डायग्राम पे उतारता हूं। भाई साहब, वाई एक्सिस पे लिखूंगा प्राइस, एक्स एक्सिस पे लिखूंगा क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस की वैल्यू 10 और 20 है, मान लो जी यहां 10 लिखा है, यहां 20 लिखा है। सप्लाई की वैल्यू 100 और 200 है, मान लो जी यहां 100 लिखा है, यहां 200 लिखा है। तो अब इनको कनेक्ट करते हैं, 7वीं 8वीं क्लास में कर्व बनाते थे ना, उस हिसाब से। देखो जी, 10 रुपए के सामने 100 की क्वांटिटी लिखी है, 10 रुपए के सामने 100 की क्वांटिटी, तो हमारा पॉइंट ये बन जाएगा। 20 रुपए के सामने 200 की क्वांटिटी, तो 20 रुपए के सामने ये 200 की क्वांटिटी आएगी, तो ये पॉइंट बन जाएगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, जो ये लाल रंग की लाइन आई है इसको बोलते हैं सप्लाई कर्व, एस एस कर्व। इसलिए बोल दिया क्योंकि इसका नाम भी रख सकते हैं एस एस, सप्लाई कर्व हो गया ये। अब सप्लाई कर्व कैसा होता है भाई साहब, सप्लाई कर्व होता है ऊपर की तरफ जाने वाला, अपवर्ड स्लोपिंग बोलते हैं इसको, या पॉजिटिवली स्लोप्ड भी इसको बोलते हैं। हां, सप्लाई कर्व के स्लोप का फॉर्मूला भी है हमारे सिलेबस में, आगे देखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू लिखते हैं, मैं कराऊंगा आपको। ठीक है जी। अब लॉ ऑफ सप्लाई की टेबल की है हमने,
पेपर के अंदर आ जाए भैया लॉ ऑफ सप्लाई को डायग्राम से एक्सप्लेन करो, तो यही सप्लाई कर्व बना देंगे। यहां पर आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा लॉ ऑफ सप्लाई का, मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं। लो जी मित्रों, एक सप्लाई कर्व बनाया है, इसका नाम रख दिया एस एस। एक कोई भी पॉइंट पकड़ लिया, इसके सामने मान लो जी प्राइस है P1, इसको रीड करते हैं ऐसे OP1, और क्वांटिटी है Q1, इसको रीड करते हैं OQ1। बोलेंगे जी जैसे ही प्राइस बढ़ेगा P1 से मान लो जी P2 तक पहुंचेगा, तो टक्कर मार के देखो सप्लाई कर्व पे, नीचे क्वांटिटी कितनी है, Q2 है, तो बोल देंगे प्राइस बढ़ा है तो सप्लाई बढ़ गई है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। सिंपल। आप ये भी दिखा सकते थे प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिर जाएगी, लेकिन इतना ही दिखाने से पूरे नंबर मिल जाते हैं, ज्यादा चैचे पैपे आपको करनी नहीं है। राइट, ओके। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब भी कोई डायग्राम बनाओगे ना आप इकोनॉमिक्स में, तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, तो क्या लिखा है, इन द अबव डायग्राम एक्स एक्सिस शोज क्वांटिटी सप्लाइड, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाइड दिखाई है, एंड वाई एक्सिस शोज प्राइस ऑफ ऑन गुड। ऑन गुड मतलब जिस भी गुड की बात कर रहे हैं हम, उसके प्राइस को प्राइस ऑफ ऑन गुड बोलते हैं। राइट, हाँ जी। सबसे पहले बता दो एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया, वाई एक्सिस पे क्या दिखाया, फिर आप बोल सकते हो कि एस एस इज द सप्लाई कर्व, नहीं भी बोलो तो चलेगा, लेकिन ये क्लैरिटी है एज शोन इन द डायग्राम, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। एज प्राइस राइजेस फ्रॉम OP1 टू OP2, जैसे प्राइस OP1 से OP2 तक बढ़ गया, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेस फ्रॉम OQ1 टू OQ2, क्वांटिटी सप्लाइड OQ1 से OQ2 बढ़ गई। ये जो भी था हमने दिखा दिया, कहानी खत्म, एक्सप्लेन हो गया डायग्राम। लॉ ऑफ सप्लाई यही खत्म होता है। अब काफी सारे टीचर ना भाई साहब लॉ ऑफ सप्लाई में बच्चों को डरा रहे हैं, लॉ ऑफ सप्लाई के रीजंस भी करा देते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शंस भी करा देते हैं, काफी सारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। आपको इतना ही करना है। राइट, हाँ, आगे चलते हैं भाई साहब, चलते हैं जी। मैंने बोला सप्लाई कर्व का स्लोप का फॉर्मूला भी कराऊंगा, तो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा Q, ऐसे ही आपको याद रखना है बस। इसको यूज भी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर, कहीं ना कहीं इसका यूज आता है। चलो जी भैया, अब मैं आपसे ऐसी बातें करूंगा जिन बातों की वजह से सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। हाँ जी हाँ, ऐसे फैक्टर्स की मैं आपसे बात करने वाला हूं। फैक्टर्स का मतलब ऐसी कंडीशंस जिन कंडीशन में सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट आएगा, कभी सप्लाई इंक्रीज होगी, कभी सप्लाई डिक्रीज होगी, उनको बोलते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स और फैक्टर अफेक्टिंग का मतलब सेम होता है। मैं आपसे यहां बातें करूंगा भैया प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो जाती है, तो प्राइस भी सप्लाई का एक डिटर्मिनेंट है, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग है। तो ऐसे वो सब पॉइंट आपको बताऊंगा जिन पॉइंट की वजह से सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट आता है, या तो सप्लाई बढ़ जाती है या कम हो जाती है। वो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का, जो अब कराने जा रहा हूं मैं आपको। एक फैक्टर तो मैं आपको करा ही चुका हूं, प्राइस वाला, धीरे धीरे करके बताऊंगा आपको, और फिर सारों की लिस्ट दे दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि उसको आसानी से याद कैसे करते हैं। एक शॉर्ट मेमोरी ट्रिक बता दूंगा आपको, निमोनिक्स क्रिएट करके दे दूंगा। चलो जी भैया, सीधी सीधी बात करते हैं। यहां पर एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिखी हुई है, मैं यहां पे आपको समझाऊंगा। बाकी एक्सप्लेनेशन नोट करने के लिए आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। PW की ऐप में जाओगे, वहां लिखोगे कॉमर्स फ्री बैच पेस, कॉमर्स का फ्री बैच है पेस, PACE, उस बैच के अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। लो जी राजे, क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है जी प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऐसा बोला जाता है कि प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम हो जाएगा, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस और सप्लाई के अंदर पॉजिटिव रिलेशन है। राइट, ये भी लिखा हुआ है। इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी जितने और फैक्टर मैं पढ़ाने वाला हूं अगर उन सबको कांस्टेंट मान के चलूं, तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी राइजेस व्हेन इट्स प्राइस राइज एंड सप्लाई फॉल्स एज प्राइस फॉल्स। तो प्राइस सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन हो गया। आपको एक बात और बता देता हूं, मैंने दोस्तों लगभग सभी चैप्टर्स के वन शॉट अवेलेबल करा दिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के, इस यूट्यूब चैनल पे आपके पास अवेलेबल है। और थ्योरी ऑफ डिमांड का जब मैंने आपको वन शॉट कराया था, तब आपको बताया था कि इस पूरी लाइन को ग्रीस देश की भाषा में बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। तो इस पूरी लाइन को ना लिखना चाहो तो इसकी जगह सेटेरिस पेरिबस लिख सकते हो, छोटा सा फ्रेज बना रखा है, फॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है जी, चलो जी, पहला पॉइंट हो गया। चलो जी, दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो किसी सामान को बनाने में इस्तेमाल हो। जैसे कि समोसा बना रहे हैं हम, समोसा बेचने वाले हैं मान लो, तो समोसे को बनाने में क्या क्या यूज हुआ है भाई, आलू यूज हुआ है, मसाले, मैदा, तेल, कढ़ाई, लेबर, बहुत कुछ यूज हुआ है। तो उन सब चीजों को बोलते हैं फैक्टर इनपुट्स या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस भी अफेक्ट करता है सप्लाई को, ऐसा मुझे प्रिया ने समझाया। वो एक लड़की है जो समोसा बेचती है, उसने मुझे बोला कि लव,
मैं 10 रुपए का समोसा बेचती हूं, लेकिन बनाती हूं उसको 6 रुपए का, बीच में मैं 4 रुपए का प्रॉफिट मारती हूं। मैंने बोला ठीक है। कह रही है लव, अब आपको एक बात बताऊं कि 6 रुपए जो मैं खर्च करती थी, ये आलू, मैदा, मसाला, लेबर की सैलरी, इन सब चीजों के लिए खर्च करती थी, तो ये मेरी प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट है, राइट। लेकिन समोसा मैं इतने का बेचती हूं। अब क्या हुआ, आलू महंगे हो गए, मसाला महंगा हो गया, तो मैं बेच तो अभी भी 10 रुपए का रही हूं, लेकिन मेरे को समोसा 8 रुपए का बनाना पड़ रहा है, क्योंकि इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ गई है। इस वजह से मैं समोसे की प्रोडक्शन कॉस्ट मैनेज नहीं कर पा रही हूं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है। पहले समोसे की प्रोडक्शन कॉस्ट 6 रुपए थी, अब समोसे की प्रोडक्शन कॉस्ट 8 रुपए हो गई, लेकिन मजबूरी यही है कि समोसा 10 का ही बेचना है। आप ऐसा मत कहना कि भैया कि ये इनपुट का प्राइस बढ़ गया तो आप समोसे का प्राइस भी बढ़ा दो, नहीं नहीं। तो अब प्रिया बोल रही है कि मेरा बीच में 2 रुपए का प्रॉफिट रह गया। तो देखो जी, आपको एक बात सीखनी है कनेक्ट करके। एक दुकानदार को अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वो सप्लाई ज्यादा करता है, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो वो सप्लाई कम करता है। सारी बातें प्रॉफिट से ही कनेक्टेड है। दुकानदार क्यों दुकान खोल के बैठा है? प्रॉफिट के चक्कर में। पहले उसका प्रॉफिट 4 था, अब उसका प्रॉफिट 2 हो गया, तो अब वो सप्लाई गिरा देगा। तो स्टोरी क्या बनेगी हमारी? स्टोरी ये बनेगी राज्य, अगर प्राइस ऑफ इनपुट यानी रॉ मटेरियल का प्राइस मान लो बढ़ जाता है, तो दुकानदार की यहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब हो गया सामान को प्रोड्यूस करने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी खर्चा बढ़ जाता है, और इस वजह से उस बेचारे का प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन मतलब जो भी वो एक यूनिट को बेचने पर प्रॉफिट ले रहा था वो कम हो जाता है। फिर उसका जी कच्चा हो जाएगा, वो सप्लाई को कम कर देगा। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट में और सप्लाई ऑफ द कमोडिटी के अंदर नेगेटिव रिलेशन है। इसके अपोजिट, जैसे प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट डिक्रीज होगा तो दोस्त सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर मान लो ये सस्ता हो गया माल, आलू वगैरह, तो प्रिया को ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो समोसे ज्यादा बेचेगी। ऐसा भी हो सकता है, कंटेंट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट कराता हूं, इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड। ये मेरे पापा ने सिखाया था मेरे को जब मैं चौथी क्लास में था, इकोनॉमिक्स सिखा दी थी। मेरे पापा मुझसे बोले, जा जा मेहमान आए हैं तो मेहमानों के लिए पेप्सी खरीद के लिया दुकान से। 10 रुपए की पेप्सी की बोतल आती थी। मैं लाला के पास दुकान पे गया, मैंने बोला लाला लाला मेरे को पेप्सी दे दे। लाला ने बोला पेप्सी 10 रुपए की है लव, लेकिन नकली आ रही है। मैंने बोला अच्छा। लाला ने बोला कोका कोला ले जा। मैंने बोला कोक दे दे। कह रहा लेकिन कोक 12 रुपए की है। मैंने बोला असली है? कह रहा असली है, ले जा। मैंने पापा को कोका कोला दे दी। मैंने कहा मेहमानों को पिला दो। पापा ने बोला अबे तेरे से पेप्सी मंगाई थी, कोक क्यों ले आया? मैंने बोला पापा लाला बोला कि पेप्सी नकली आ रही है, कोका कोला ले लो। पापा ने बोला अबे इकोनॉमिक्स सीखनी चाहिए तुझे। मैंने बोला सिखाओ। पापा ने बोला अगर एक दुकानदार 2 चीजों को बेचता है, मान लो जी एक का नाम एक्स है और दूसरी चीज का नाम वाई है, तो अगर वाई का रेट ज्यादा है, वाई का प्राइस ज्यादा है, तो मेरे दोस्त वो एक्स को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। एक्स का मतलब वो मत समझना जो तुम्हारी कभी थी नहीं। एक्स का मतलब यहां पर कॉमोडिटी है, राइट? हाँ। तो जब कोई दूसरी चीज महंगी होती है तो वो एग्जिस्टिंग सामान की सप्लाई कम कर देता है। अब एक दुकानदार पेप्सी और कोक दोनों बेच रहा है, अगर कोक का रेट महंगा होगा ना तो दुकानदार को कोका कोला बेचने में ज्यादा प्रॉफिट होगा। कोका कोला बेचने में ज्यादा प्रॉफिट है क्योंकि प्राइस बढ़ गया है कोका कोला का, तो भैया वो कोका कोला को ही ज्यादा बेचेगा, और जो सस्ती चीज है उसको बोलेगा बेकार है, नकली है, मत लो मत लो। तो ऐसा बोलते हैं अगर एक दुकानदार अपनी दुकान पे 2 कमोडिटी बेच रहा है तो जिसका प्राइस बढ़ेगा वो उसकी सप्लाई बढ़ाएगा और दूसरी कमोडिटी की सप्लाई गिरा देगा। तो बोलते हैं अगर दुकान पे 2 सामान अवेलेबल है, एक का प्राइस बढ़ेगा तो अदर गुड की सप्लाई गिर जाएगी। तो इसलिए यहां पर पॉइंट अदर गुड लिखा है, राइट? प्राइस बढ़ेगा किसी और चीज का तो किसी और की सप्लाई गिर जाएगी। अगर कोका कोला सस्ती हो जाती, मान लो जी कोका कोला 9 रुपए की हो जाती, तो लाला कहता अबे कोका कोला नकली है, तुम पेप्सी लो। तो पेप्सी बेचने पे वो ज्यादा कोशिश करता, और बेचने की कोशिश ही तो सप्लाई कहलाती है। बेचने की कोशिश ही तो सप्लाई कहलाती है, तो वो कोशिश करेगा ऐसा। तो प्राइस ऑफ वन गुड एंड सप्लाई ऑफ अनदर के अंदर नेगेटिव रिलेशन है, उल्टा रिलेशन हुआ, राइट? यहां पर एग्जांपल भी लिखा हुआ, मुझे पढ़ाना चाहिए आपको। सपोज अ सेलर इज ऑफरिंग 2 गुड्स, 2 चीज ऑफर कर रहा है, गुड एक्स एंड गुड वाई, देन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई लीड्स टू लेस अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सप्लाई ऑफ गुड एक्स। वाई का प्राइस बढ़ जाएगा तो सेलर का अट्रैक्शन एक्स के लिए कमजोर हो जाएगा, देयरफॉर सप्लाई ऑफ गुड एक्स डिक्रीज, एंड वाइसा वर्सा, मतलब इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। तो मैंने आपको एक तो कराया प्राइस ऑफ ऑन गुड, प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है सप्लाई का।
फिर मैंने कराया प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ इनपुट के साथ नेगेटिव रिलेशन है। फिर मैंने कराया प्राइस ऑफ अदर गुड, 3 प्राइस करा चुका हूं आपको। प्राइस ऑफ अदर गुड में देखो तो किसी और का प्राइस किसी और की सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है, तो यहां पर नेगेटिव रिलेशन है। 3 प्राइस हो गए हैं, याद भी करवाऊंगा, ठेका मैंने लिया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों टेक्नोलॉजी, सामान बनाने की टेक्नोलॉजी जो है। अगर एक दुकानदार ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जो कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट सेविंग मतलब एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो सामान सस्ते में प्रोड्यूस हो जाएगा, मॉडिफाइड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, चाहे मशीन महंगी हो लेकिन सामान सस्ते में वो प्रोड्यूस करके दे रही है, तो दुकानदार सप्लाई को बढ़ा देगा। लेकिन वहीं एक दुकानदार अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हो जो आउटडेटेड हो, पुरानी हो, ऑब्सोलीट हो गई हो, ऑब्सोलीट मतलब खराब हो गई हो, तो वो बहुत ज्यादा खर्चा मांगेगी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होगी तो दुकानदार की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, वो सप्लाई गिरा देगा। एक गाड़ी देखो ना, आजकल जो भी नई नई कारें आ रही हैं वो दोस्तों पेट्रोल कम पीती हैं, मतलब पेट्रोल को कम कंज्यूम करती है। तो नई नई कारें आ रही हैं वो पेट्रोल बचाती हैं, जितनी पुरानी कार होंगी वो पेट्रोल ज्यादा खर्च करवाती होंगी। ऐसा ही टेक्नोलॉजी के साथ है, नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो तुम्हारा कम खर्चा करवाती है, बिजली कम यूज करती है, फ्यूल कम यूज करती है। पुरानी टेक्नोलॉजी वाली मशीनें बिजली फ्यूल ज्यादा यूज करती है तो आपका खर्चा करवा देती है। जब आपके खर्चे ज्यादा हो जाएंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, सप्लाई गिर जाएगी। और ये खर्चा बचाने वाली है, आपका प्रॉफिट बचेगा इसमें, तो सप्लाई आप बढ़ा दोगे। तो सप्लाई के साथ टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव रिलेशन है, टेक्नोलॉजी अच्छी तो सप्लाई ज्यादा, और अगर इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, खराब है, तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना। ओके, हाँ, 4 पॉइंट करवा दिए। 5वें नंबर का है सरकार, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। भाई सरकार किसी भी कॉमोडिटी की सप्लाई को कैसे अफेक्ट कर सकती है? भाई सरकार लगाती है लोगों पे टैक्स, तो सरकार कॉमोडिटी पे भी टैक्स लगाती है। हाँ, एक प्रोड्यूसर अगर कोई सामान बना रहा है तो सरकार बोल सकती है प्रोडक्शन कर रहा है ना तू, तो इसलिए टैक्स भी दे। उसे बोलते हैं टैक्स ऑन प्रोडक्शन, और इसी टैक्स को बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी या फिर एक्साइज टैक्स। अगर सरकार ने मान लो जी टैक्स बढ़ा दिया तो प्रोड्यूसर बोलता है यार टैक्स बढ़ गया, तो उसके खर्चे बढ़ गए, मतलब कॉस्ट बढ़ गई, इस वजह से उसका प्रॉफिट अब कम हो जाएगा, तो वो सप्लाई कम करेगा। तो टैक्स के बढ़ने से सप्लाई कम होती है, और यहीं अगर टैक्स कम हो जाए तो उसके खर्चे बचेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा और वो सप्लाई बढ़ा देगा। तो टैक्स का सप्लाई के साथ नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन सरकार सिर्फ टैक्स नहीं लगाती। अगर तुम दारू, सिगरेट, तंबाकू बना रहे हो तो सरकार दबा के टैक्स लगाएगी। लेकिन तुम कोई अच्छी चीज बना रहे हो, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट के लिए जो अच्छी चीज है, सरकार बोलेगी तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम पे टैक्स नहीं लगाएंगे बल्कि तुम्हें कुछ पैसा दे देंगे। सरकार जब अपनी जेब से तुम्हें पैसा देती है तो उस पैसे को बोलते हैं सब्सिडीज। सरकार फर्म्स को अच्छा माल बनाने के लिए पैसा दे देती है। तो अगर सरकार सब्सिडीज तुम्हें दे रही है, सरकार तुम्हें खुद पैसा दे रही है, तो तुम बोलोगे भाई सरकार ने पैसा दे दिया, मतलब सरकार ने अपना खर्चा, कंपनी का खर्चा कम करवा दिया। इससे कंपनी को लगेगा भाई साहब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, तो वो सप्लाई को ज्यादा करेगी। तो सब्सिडीज की वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। तो यहां पर यही लिखा है, इंक्रीज इन टैक्स ऑन प्रोडक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। टैक्स बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी एंड डिक्रीज हो जाएगी सप्लाई। ठीक है, इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड सब्सिडीज। सप्लाई और सब्सिडीज में पॉजिटिव रिलेशन है। इस पॉइंट को गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस भी बोलते हैं, और कभी कभी इस पॉइंट को टैक्स ऑन प्रोडक्शन एंड सब्सिडीज भी बोलते हैं। तो उसको अपने हिसाब से कर लेना। अच्छा जी, अगला है जी नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म मार्केट में कितनी है या सेलर कितने हैं। मान लो जी 2 दुकानें हैं, ये 100 समोसे बेचता है, ये 100 समोसे बेचता है, तो दोनों टोटल मिलाकर मार्केट में 200 समोसे की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में 3 दुकान आ गई ए बी सी, ये दोनों मिलाकर तो पहले से 200 बेच रहे थे, ये भी 50 बेचने लगा, तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मार्केट में ज्यादा दुकान होने से, ज्यादा सेलर होने से ओवरऑल सप्लाई बढ़ जाती है। तो नंबर ऑफ सेलर बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। पॉजिटिव रिलेशन है, लिखा है ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स रेजेस मार्केट सप्लाई ऑफ द गुड एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म रिड्यूसेस द मार्केट सप्लाई। अगर नंबर ऑफ फर्म कम हो जाती है तो अकेली फर्म बचेगी, तो टोटल सप्लाई पे फर्क पड़ेगा। तो मैंने आपको ये 6 पॉइंट करवाए हैं, लेकिन इससे ज्यादा पॉइंट होते हैं। सप्लाई को अफेक्ट करने वाले हमारे पास टोटल मिला के 8 पॉइंट है राज्य। इनको जरा ध्यान दोगे आप कैसे कैसे हैं। देखो जी, मैं रिवीजन करा देता हूं आपको। प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो मैंने बोला प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम सप्लाई कम, तो प्राइस और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव मैं कहां लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा। ओके, प्राइस ऑफ अदर गुड मैंने आपको तीसरे नंबर पे कराया था। अगर मान लो जी कोका कोला का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेप्सी की सप्लाई कम हो जाएगी।
तो एक का प्राइस और दूसरे की सप्लाई में नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस ऑफ इनपुट यानी रॉ मटेरियल, इनपुट महंगे हो गए तो दुकानदार की कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट कम होगा, वो सप्लाई कम करेगा, तो इनपुट का प्राइस और सप्लाई में भी नेगेटिव रिलेशन है। चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है, अच्छी हो गई है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अदरवाइज टेक्नोलॉजी बेकार है तो सप्लाई कम हो जाएगी, पॉजिटिव रिलेशन है। चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, यहां पर टैक्स और सब्सिडीज को अलग अलग से पढ़ना है। टैक्स का सप्लाई के साथ नेगेटिव रिलेशन है, सब्सिडी का पॉजिटिव रिलेशन है। चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, नंबर ऑफ फर्म ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, पॉजिटिव रिलेशन है। अब बचे हुए दो फैक्टर्स, ये भी ऊपर ऊपर से आपको देख लेने चाहिए क्योंकि एमसीक्यू वगैरह बन सकता है। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है मौसम का बदलाव, वेदर में बदलाव। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, याद रखना अपने वादे से मुंह कर गए ना, अगर तुम अपने वादे से मुंह कर गए तो रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाई नुमा होती है, समझे? ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अक्षय खन्ना धुरंधर खा गया सबको। तो क्लाइमेट चेंज की मैं आपसे बात कर रहा हूं। कहते हैं जो भी सामान आप बना रहे हो, जो भी सामान आप बेचना चाहते हो, अगर उसके फेवर में क्लाइमेट है तो सप्लाई ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आप जैकेट, ब्लेजर, गर्म कपड़े बेचते हो तो सर्दियों में ज्यादा बिकेंगे, सर्दियों में इसकी सप्लाई ज्यादा होगी, गर्मियों में इसकी सप्लाई कम हो जाएगी। सर्दियों में हीटर की सप्लाई ज्यादा होती है, गर्मियों में एसी की सप्लाई ज्यादा होती है। तो ऐसा कुछ है, वेदर के हिसाब से भी सप्लाई अफेक्ट होती है। फिर है जी फर्म का ऑब्जेक्टिव, जो फर्म है, दुकान है, उसका ऑब्जेक्टिव भी मैटर करता है। अगर एक फर्म का यह ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी सेल्स को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना चाहती है, मार्केट में अपनी कंपनी का शेयर झंडू बाम की तरह, पार्ले जी के बिस्कुट की तरह बहुत बढ़ाना चाहती है कि हर जगह इसका ही नाम हो, तो ये प्राइस कम रखेगी बेसिकली, है ना, सस्ते प्राइस पर बेचने की कोशिश करेगी। और यहां पर ये सप्लाई बहुत ज्यादा रखेगी, मतलब ज्यादा प्राइस वाइस छोड़ दो, यहां पर इसका मोटिव रहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर अपना सामान अवेलेबल करवाऊं। जैसे हर दुकान पर देखोगे आप तो कोलगेट अवेलेबल है, मैगी अवेलेबल है, झंडू बाम अवेलेबल है, पार्ले जी का बिस्किट अवेलेबल है, ये चीजें बहुत फेमस है, तो इनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है क्योंकि ये मार्केट में अपना ज्यादा शेयर रखना चाहते हैं, राइट। अगर इसका कुछ और ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से फर्म अपनी सप्लाई करती है। तो स्टार्टिंग के 6 चीजें आपको बेसिकली देखनी थी। अब तुम बोलोगे सर आपने बोला था इनको याद करा दोगे, तो इनको याद करा देता हूं ना, याद करा देता हूं आपको। देखो जी, ये क्या है? चा 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 करके पूरे पाकिस्तान को पागल कर देंगे। पागल कर देंगे मतलब देखो ना, हमारे पॉइंट बन गए। ये जो चाह है यहां से उठाया है चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, ये जो चाह है चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी से उठाया है, ये जो चाह है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म से उठाया है, ये जो चाह है क्लाइमेट वाले चेंज से उठाया है, और पूरे पाकिस्तान को पागल करने के 3 पी, ये रे पूरा पाकिस्तान पागल। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है, आपका मामला हो गया, ठीक है जी। नहीं तो बहुत सारे एक्रोनिम्स है, आप अपने हिसाब से शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हैं 3 प्लेयर्स 2 टीम्स इन द फुटबॉल क्लब। 3 प्लेयर का मतलब 3 प्राइज है, प्राइज ऑफ ऑन गुड, प्राइज ऑफ इनपुट, प्राइज ऑफ अदर गुड। 2 टीम्स है, एक पॉइंट हमारा टैक्स का हो गया, एक टेक्नोलॉजी का हो गया, इसको टैक्स बोल सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसी वाले पॉइंट को जबरदस्ती। फिर एफ का मतलब होता है आपका फर्म्स या फर्म्स ऑब्जेक्टिव, कुछ भी डाल सकते हो। सी का मतलब क्लाइमेट चेंज, अपने हिसाब से तुम अपने पॉइंट बना सकते हो। ओके रिपोर्ट है, चलो जी आगे चलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आ सकता है भाई? पेपर में 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 फैक्टर तो क्या ही पूछेगा, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। 6 नंबर में पूछ लेता है कोई भी 4 फैक्टर एक्सप्लेन कर दो, या कोई भी 4 डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन कर दो, या सिर्फ प्राइस ऑफ इनपुट को 3 नंबर में एक्सप्लेन करो, पूरी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, या टैक्स वाला पॉइंट 3 नंबर में डालो, या अदर गुड वाला पॉइंट 3 नंबर में डालो, या टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट 3 नंबर में डालो। तो कोई भी एक पॉइंट आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है। अगर 3 से 4 पॉइंट आपसे पूछेगा तो 6 नंबर का यहां पर क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट हो जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलो जी, एक टॉपिक हो गया हमारा, सप्लाई की बात कर रहे हैं तो बताऊंगा आपको सप्लाई होती है 2 तरीके की। टाइप्स ऑफ सप्लाई का नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक दुकानदार की सप्लाई को बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई, और मार्केट में सभी दुकानदार की सप्लाई को टोटल कर दो तो उसको बोलेंगे मार्केट सप्लाई, राइट। सप्लाई किसी एक कॉमोडिटी की हो रही है, मान लो जी समोसे की, समोसे की सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई ऑफ अ कॉमोडिटी। एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई, तो जो प्रिया दुकानदार है, प्रिया अकेली जितनी भी सप्लाई करती है उसकी सप्लाई को बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। तो इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ अ गुड बाय अ सिंगल सेलर। सिंगल समझते हो ना, जैसे कि तुम, हाँ।
लेकिन मार्केट में सभी सेलर्स की सप्लाई को टोटल कर दो तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे मार्केट सप्लाई। तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द सप्लाई ऑफ वन गुड बाय ऑल द सेलर्स इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम भी लिख देंगे लास्ट में, राइट। अगला जी, अगला कॉन्सेप्ट है सप्लाई स्केड्यूल का। स्केड्यूल और टेबल इकोनॉमिक्स में एक ही बात होती है, ठीक है जी। ऐसी टेबल जिसमें प्राइस और सप्लाई के बीच में रिश्ता दिखाया गया हो, उस टेबल को बोलेंगे सप्लाई स्केड्यूल। फॉर एग्जांपल मैं यहां बनाता हूं, मान लो जी प्रिया कह रही है 10 रुपए का समोसा बिकेगा तो मैं 100 समोसे बेचूंगी, 20 का बिकेगा तो 500 समोसे बेचूंगी, 30 का बिकेगा तो 1000 समोसे बेचूंगी। आप जितना चाहो उतना लंबा कर सकते हो टेबल को, लेकिन ज्यादा लंबी टेबल बनाना मत, इतनी ही बना देना 3 प्राइस दिखा के। तो ये टेबल है, इसको सप्लाई स्केड्यूल बोलते हैं। तो सप्लाई स्केड्यूल की आसान सी डेफिनेशन यहां पर लिखी है, सप्लाई स्केड्यूल इज द टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। जो टेबल प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन दिखाए तो बेसिकली ये पॉजिटिव रिलेशन होता है, राइट। हाँ, अब ये सप्लाई स्केड्यूल के भी टाइप्स हैं आपके सिलेबस में। 2 तरीके का सप्लाई स्केड्यूल हो सकता है, एक होता है जी इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, एक होता है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। जैसे सप्लाई 2 तरीके की थी, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, ऐसे ही सप्लाई स्केड्यूल भी 2 तरीके का होता है। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल किसी भी एक दुकानदार की सप्लाई का स्केड्यूल, ये राजी आपके सामने, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, ऐसे करके लिख सकते हो भैया, इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल इट इज अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई बिटवीन प्राइस एंड इंडिविजुअल सप्लाई। ऐसी टेबल जो प्राइस और इंडिविजुअल सप्लाई में रिश्ता दिखाए उसको बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। लेकिन मार्केट सप्लाई स्केड्यूल बनाना है तो मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं सबकी सप्लाई को टोटल करना पड़ेगा। अब मार्केट में तो भाई 100 सेलर हो सकते हैं, 500, 1000 हो सकते हैं भाई, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए हम मान के चलते हैं कि मार्केट में 2 ही दुकानदार हैं। तो लिख देता हूं यहां पर, लेट देयर आर या देयर बी ओनली 2 सेलर्स इन द मार्केट। दोनों का नाम भी लिख देते हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, यहां लिख रहा हूं जी प्राइस 10, 20, 30। यहां लिख रहा हूं सप्लाई जो ए करेगा, यहां लिख रहा हूं सप्लाई जो बी करेगा। ए कह रहा है 10 रुपए पर 100 बेचूंगा, 20 रुपए पर 200 बेचूंगा, 30 रुपए पर 300 बेचूंगा। बी कह रहा है 10 रुपए पर 200 बेचूंगा, 20 रुपए पर 500 बेचूंगा, 30 रुपए पर 1000 बेचूंगा। तो मार्केट में 2 ही दुकानदार हैं, दोनों की सप्लाई को प्लस कर दो, यानी सम टोटल कर दो, तो हमारे पास आएगी मार्केट सप्लाई, सप्लाई ऑफ ए, सप्लाई ऑफ बी। आप 3 सेलर भी अज्यूम कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, लेकिन 3, 4 अज्यूम करके अपनी टेबल को बढ़ाना नहीं है, राइट। 100 और 200 300, 200 और 500 700, 300 और 1000 1300। तो जो ये टेबल है इस टेबल को बोलते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। कोई पूछेगा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है, तो इट इज अ टेबल रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। डेफिनेशन देखो ना, लव कौशिक ने कैसे बनाई है, आपके लिए काम कितना आसान किया है। देखो भाई मैं बोल क्या रहा हूं आपसे, सप्लाई स्केड्यूल की डेफिनेशन ऐसी टेबल जो प्राइस और सप्लाई में रिलेशन दिखाए। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल की डेफिनेशन ऐसी टेबल जो प्राइस और इंडिविजुअल सप्लाई में रिलेशन दिखाए। और मार्केट सप्लाई स्केड्यूल की डेफिनेशन ऐसी टेबल जो प्राइस और मार्केट सप्लाई में रिलेशन दिखाए। मार्केट सप्लाई में मार्केट लगा दिया, खत्म होगी कहानी, राइट, और टेबल बना के आपको दिखाती। अच्छा जी, बढ़िया हो गया जी। सप्लाई 2 तरीके की, इंडिविजुअल और मार्केट। सप्लाई स्केड्यूल भी 2 तरीके का, इंडिविजुअल और मार्केट। सप्लाई कर्व भी होता है, सप्लाई कर्व भी 2 तरीके का, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एक होता है मार्केट सप्लाई कर्व। वो भी आपको अभी बता देता हूं मेरे दोस्तों। लो जी मित्रों, आपसे कोई पूछ ले सप्लाई कर्व क्या होता है, तो इट इज अ कर्व relating between price of a commodity and its quantity supplied या supply। प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशन दिखाए वो सप्लाई कर्व है। सप्लाई कर्व कितने तरीके का होता है, तो यहां बोल दो जी टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व। ये भी 2 तरीके का होता है, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एक होता है मार्केट सप्लाई कर्व। समझे? तो डेफिनेशन आप खुद बनाओगे। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व रेफर्स टू द कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड इंडिविजुअल सप्लाई।
और मार्केट सप्लाई कर्व रेफर्स टू अ कर्व रिलेटिंग बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। ये आपके लिए डेफिनेशन बन जाएगी, लेकिन मैं बना के दिखाऊंगा भाई। आप कोई भी सप्लाई कर्व बना दो, एक ये लो जी बना दिया, ठीक है जी। यहां पर कोई भी पॉइंट डाल दो, भैया ये प्राइस है, ये सप्लाई है, ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो गया, एक बंदे का है। लेकिन दोस्त अगर मैं मानूं कि मार्केट में दो दुकानदार है ए एंड बी, देयर आर ओनली टू सेलर्स इन द मार्केट, जैसे मैंने यहां पर अज्यूम किया था ऐसे यहां पर अज्यूम कर लिया, तो दोनों का सप्लाई कर्व बनाऊंगा पहले, ये सप्लाई कर्व ए का, ये सप्लाई कर्व बी का, और दोस्तों दोनों सप्लाई कर्व को प्लस करूंगा। कैसे प्लस करते हैं, कोई भी पॉइंट यहां पर पकड़ लो, मान लो जी यहां कोई प्राइस है, इस प्राइस पर इसकी सप्लाई 10 है, इसकी सप्लाई 20 है, तो इस प्राइस पर दोनों की सप्लाई जोड़ दो, 10 और 20 कितना होगा, यहां लिखा होगा 30। तो प्राइस यही होना चाहिए। यहां पर एक नया सप्लाई कर्व आएगा जो ए प्लस बी को करके आया, दिस इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई कर्व। कहते हैं मार्केट सप्लाई कर्व सभी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को प्लस करने के बाद आता है, ठीक है ना। और कैसा प्लस है ये, नीचे की तरफ प्लस है, ऐसे कोई वर्टिकल प्लस नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्लस है। तो इसको बोल देते हैं इट इज द हॉरिजॉन्टल प्लस, प्लस यानी सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स, जो ए और बी के अपने पर्सनल इंडिविजुअल सप्लाई कर्व थे, दोनों को प्लस करके मार्केट सप्लाई कर्व आता है। ये मैं बना के भी दिखा रहा हूं, क्यों, हो सकता था मैं इसको पहले से लिखकर लेकर आता, लेकिन नहीं, तुम्हें बहुत सारी चीजें पेपर में लिखनी पड़ती है, तो हाउ टू राइट थिंग्स ये मुझे बताना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं भैया। अब इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई के बारे में बहुत सारी बातें हो गई है, लेकिन दोस्तों स्पेशल पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। अभी तक मैंने आपको जितने भी फैक्टर्स कराए हैं ना, सभी कराए हैं फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, यानी किसी भी कॉमोडिटी की सप्लाई के वो सब फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, चा 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 पूरा पाकिस्तान पागल, राइट, है ना। लेकिन मैं बात करूं ऐसे कुछ फैक्टर्स जो सिर्फ एक दुकान की सप्लाई को अफेक्ट करेंगे, सभी की नहीं, उन्हें बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई के फैक्टर। जैसे कि प्राइस बढ़ जाए तो अकेली दुकान सप्लाई चेंज कर देगी, प्राइस अदर गुड का या इनपुट का बढ़ जाए तो दुकान, जो दुकानदार है उसको दिखता है भैया मेरे समोसे का प्राइस बढ़ गया, या फिर समोसे के रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, या फिर समोसे के अलावा मैं जो अदर गुड बेच रहा था उसका प्राइस बढ़ गया, या टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, या उस अकेली फर्म के ऑब्जेक्टिव में चेंज आया है। तो दोस्तों ये सभी फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई को बदल देंगे, और इस सबकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको करा रखी है, वही लिखनी है आपको। पेपर के अंदर आ सकता है भैया इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बताओ, तो आपको इनमें से कोई लिखना है, 2 3 4 इससे ऊपर नहीं आएंगे, राइट, 5 मैंने बताए हुए। लेकिन क्वेश्चन आए कि मार्केट की सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, तो मार्केट की सप्लाई को अफेक्ट करने वाले सारे ही फैक्टर होते हैं, सारे ही। देखो जी, ये थे जी इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, ये भी था उसमें, राइट। तो जिन फैक्टर की वजह से इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई चेंज होगी, उन फैक्टर की वजह से मार्केट की भी सप्लाई चेंज हो जाएगी। मान लो जी पहले ए कर रहा था सप्लाई 10 की, बी कर रहा था सप्लाई 10 की, तो मार्केट की सप्लाई कितनी थी, 20 थी। लेकिन ए की इंडिविजुअल सप्लाई चेंज हो गई 11, बी की उतनी ही है 10। तो मार्केट की सप्लाई भी चेंज हो जाती है, अगर इंडिविजुअल सप्लाई चेंज हो जाए ना, तो मार्केट की सप्लाई भी देखो 20 से 21 हो गई। तो बोलते हैं जो भी फैक्टर्स इंडिविजुअल की सप्लाई को चेंज करते हैं, वो सभी मार्केट की सप्लाई को जरूर चेंज करेंगे। लेकिन मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले और भी फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, सरकार ने टैक्स वगैरह चेंज कर दिया, तो पूरी मार्केट के लिए चेंज किया है, किसी अकेली दुकान के लिए चेंज नहीं किया, तो पूरी मार्केट की सप्लाई बदल जाएगी। अगर नंबर ऑफ फर्म चेंज हो जाते हैं, तो इससे अकेली दुकान की सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टोटल सप्लाई पे फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लो ए सप्लाई कर रहा है 10 की, बी सप्लाई कर रहा है 10 की, दो ही फर्म है, राइट, तो 20 की मार्केट सप्लाई है। अब तीसरी फर्म आ गई है 5 की सप्लाई कर रही है, तो अब टोटल मार्केट सप्लाई 25 की हो गई, इंडिविजुअल सप्लाई पे फर्क नहीं पड़ा ना। तो नंबर ऑफ फर्म चेंज होती है तो टोटल मार्केट सप्लाई चेंज होती है, मौसम बदलता है तो सभी की सप्लाई बदलती है। फर्म का ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल होता है, सभी फर्म के अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई। एक्सप्लेनेशन सबकी मैंने करा रखी है। अब दोस्तों देखो, मैं आपको बोलता हूं, जो सप्लाई का टॉपिक मैंने आपको कराया है, सप्लाई और उसके फैक्टर्स, दो चीज कराई है, तो बताओ इनमें कुछ रिश्ता है नहीं है? हाँ जी, प्राइस के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, टेक्नोलॉजी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, टैक्स के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो ऐसे सभी फैक्टर्स में किसी में पॉजिटिव है, किसी में नेगेटिव है। तो आप कुल मिला के ये तो कहोगे कि सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच में कुछ रिश्ता है, रिश्ता है ना। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये रिश्ता? क्या कहलाता है?
तो सप्लाई के फैक्टर और सप्लाई के बीच में जो रिश्ता है, इस रिश्ते को बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। फंक्शन, तो नया टॉपिक आया है, सप्लाई फंक्शन क्या होता है? तो इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप, डेड रिलेशनशिप नहीं है, फंक्शनल है, मतलब काम कर रहा है। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग या डिटर्मिनेंट्स। और पेपर में जब भी डेफिनेशन आएगी व्हाट इज सप्लाई फंक्शन, आप ये डेफिनेशन लिख के आओगे और आपको एक इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी। अगर आप इक्वेशन नहीं लिखोगे तो टीचर नाराज हो जाएगा। इक्वेशन क्या बनेगी भाई? क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स या सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज फंक्शन, और ब्रैकेट में लिख दो इसके फैक्टर, जैसे कि गुड एक्स का प्राइस, अदर गुड का प्राइस, इनपुट का प्राइस, टैक्स एटसेट्रा, कुछ भी लिख दो, ये सारे लिख दिए, बस ये इक्वेशन बन जाएगी। अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके से सिंबल लिखे हुए, आप ये लिख के आओगे, कोई माइका लाल गलत नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया सप्लाई दो तरीके की होती है, सप्लाई स्केड्यूल दो तरीके का होता है, सप्लाई कर्व दो तरीके का होता है, ऐसे ही सप्लाई फंक्शन भी है जो दो तरीके का होता है। एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, एक होता है मार्केट सप्लाई फंक्शन, राइट। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन होता है फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स, और मार्केट सप्लाई फंक्शन होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स अलग होते हैं। तो इसकी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स इज फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल के डिटर्मिनेंट, जैसे कि उसका खुद का प्राइस, अदर गुड का प्राइस, इनपुट का प्राइस एटसेट्रा। इसके अंदर हम गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं डालेंगे, क्लाइमेट चेंज नहीं डालेंगे, क्योंकि पूरी मार्केट के लिए है वो। हाँ जी, मार्केट सप्लाई फंक्शन की इक्वेशन जो बनेगी वो पूरी यही बन सकती है जो ऊपर लिखी है ना। इंडिविजुअल के भी पॉइंट आ जाएंगे और गवर्नमेंट पॉलिसी या फिर टैक्स वगैरह जो भी तुम लिखना चाहो वो सब आ जाएंगे। ये इक्वेशन बन गई है, तो आ सकता है जी तुम्हारे पेपर के अंदर, राइट। इंपॉर्टेंट है। अब देखो जी, सारी गेम इनकी है, जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई करवाए हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सारी गेम इनकी है, सारी की सारी गेम इनकी है, मतलब इनके ऊपर ही पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब इन सभी फैक्टर्स की वजह से सप्लाई चेंज होती है। एक और होता है फर्म्स ऑब्जेक्टिव, राइट, है ना। मैं कह रहा हूं तुम सिर्फ एक को पकड़ो, इसको पकड़ो, एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। एक्चुअली मैं आपको अब कॉन्सेप्ट कराऊंगा मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। आप भी कह रहे होंगे सर 47 मिनट्स हो चुके हैं, मेन टॉपिक तो आया ही नहीं है। मेन टॉपिक अब आया है जो पेपर के अंदर 4 से 6 नंबर का ट्रेंडिंग है, ठीक है। एक को पकड़ो, मैं कहता हूं राज्य, बाकी सभी को साइड में रखो। साइड में रखो मतलब सबको मान के चलो कि सब कांस्टेंट है, तुम सिर्फ एक फैक्टर की बात कर रहे हो। अगर इस फैक्टर की वजह से सप्लाई चेंज होती है ना, तो उस चेंज को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। क्या लिखा है? जब ओनली प्राइस ऑफ ऑन गुड की वजह से सप्लाई में चेंज आए, तो उस चेंज को, जो भी चेंज आएगा उस चेंज को हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कहेंगे, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को ही हम मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व बोलते हैं। वो मैं ढंग से पढ़ाऊंगा अभी आपको। सबको छोड़ दो ना, सिर्फ किसको पकड़ा है? प्राइस को पकड़ा है। लॉ ऑफ सप्लाई की तरह है। यानी मैंने क्या बताया आपको दोस्तों? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। पूरी आपको यहां पर कंटेंट की डिलीवरी भी करूंगा। इसको ही बोलते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। कैसे बोलते हैं सारी क्लासिफिकेशन बाद में पढ़वाऊंगा, पहले बता देता हूं जी। मैंने बोला, देखो जी, अगर प्राइस 10 से 20 हो गया तो सप्लाई बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल 100 से 200 हो गई, तो यहां पर जो सप्लाई चेंज हुई है वो प्राइस की वजह से हुई है, तो इसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। हाँ, उल्टा भी तो हो सकता है। अगर प्राइस 10 से 5 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 50 हो गई, तो ये सप्लाई किसकी वजह से चेंज हुई है? प्राइस की वजह से हुई है, तो ये भी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है। एक्चुअली चेंज का मतलब बढ़ना और गिरना दोनों होता है। अब इसको ग्राफ पे बढ़ाता हूं। लो जी, ये सप्लाई कर्व मैंने बना दिया है आपके लिए। यहां पर बोला भैया कि 10 रुपए का प्राइस है, तो इसके सामने सप्लाई है 100 की। लेकिन अगर प्राइस में बोल दूं 20 रुपए हो गया तो सप्लाई बढ़ जाएगी मान लो जी 200 की। तो ये क्लियर है यहां पर कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ गई। अब आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। लॉ ऑफ सप्लाई की तरह चल रहा है सब कुछ। हाँ जी, लो जी, एक सप्लाई कर्व बना दिया। मैंने बोला जी 10 रुपए प्राइस है तो सप्लाई है 100 की, 10 के सामने 100 था। अगर प्राइस 10 से 5 हो जाए, मान लो जी 5 हो गया, तो सप्लाई हो जाएगी मान लो जी 50 की। यानी प्राइस गिर गया तो सप्लाई गिर गई। तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है सप्लाई का चेंज होना ड्यू टू चेंज इन प्राइस ओनली। लेकिन वो चेंज दो तरीके का हो सकता है ना, सप्लाई बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बढ़ने को बोलते हैं एक्सपेंशन, एक्सपैंड होना, और घटने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कम होना, सिकुड़ना।
तो ऐसे ही अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, और अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। देखो ना, इतनी सप्लाई बढ़ी है ये एक्सपेंशन है, इतनी सप्लाई कम हुई है ये कॉन्ट्रैक्शन है। और डायग्राम के हिसाब से देखो तो डायग्राम के अंदर एक और नाम यहां पर दिखाई देगा। एक्चुअली क्या था ना, इस कॉन्सेप्ट में पुराने पॉइंट ये था, नया पॉइंट ये है। तो सप्लाई कर्व के ऊपर पॉइंट मूव हो गया, ऊपर चला गया। मूव होने का मतलब उछलना होता है, पॉइंट उछलकर ऊपर चला गया, तो इसको अपवर्ड मूवमेंट ऑन सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। ऑन को अलोंग भी बोलते हैं। तो इसी का नाम, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई का नाम है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। और ऐसे ही यहां पर पॉइंट ऊपर से उछल के नीचे चला गया, पहले ये वाला पॉइंट था 10 रुपए के प्राइस पर, तो ये कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हम देखते हैं कि डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व। इस चीज में डिक्रीज हुई है सप्लाई तो डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोल सकते हो, यहां पर इंक्रीज हुई है तो इसको इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बोल सकते हो। ध्यान रखना, सिर्फ क्वांटिटी सप्लाइड बोलना है, सप्लाई नहीं बोलना, राइट। हाँ अच्छा जी, इतनी सारी बातें हैं। हाँ भैया, इतनी सारी बातें हैं, आपको अब क्लैरिटी हो गई होगी। मैं रिपीट भी कर देता हूं, ये पूरा का पूरा लॉ ऑफ सप्लाई से कनेक्टेड टॉपिक है। प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ जाए तो एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई है। इस एक्सपेंशन को एक्सटेंशन भी बोल देते हैं। और प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई कम हो जाए तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब पेपर में रीजन आ जाता है, भैया बताओ जी, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के पीछे क्या रीजन है? एक ही रीजन है, प्राइस का बदलना, प्राइस ऑफ ऑन गुड का चेंज होना। अच्छा जी, एक्सपेंशन के पीछे क्या रीजन है? राइज इन प्राइस। कॉन्ट्रैक्शन के पीछे क्या रीजन है? फॉल इन प्राइस। इतना ध्यान रखना, ठीक है जी। अभी तक मैंने आपको यही कराया था। और यहां पर डायग्राम में मूवमेंट हो रहा है पॉइंट का, तो इसलिए इसको मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। अलोंग का मतलब होता है ऑन, सप्लाई कर्व के ऑन यानी ऊपर मूवमेंट हो रहा है पॉइंट्स का, राइट। हाँ, अभी कंटेंट दे दूंगा लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट पे रहो अभी। देखो जी, मैंने बोला था अगर प्राइस की वजह से सप्लाई में कोई चेंज आए तो वो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है, लेकिन प्राइस को छोड़ दो। अभी बात करो इन सब की, इन सबको बोलते हैं, ये सब अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स देन प्राइस ऑफ ऑन गुड। प्राइस ऑफ ऑन गुड को छोड़ के, ये सब प्राइस ऑफ ऑन गुड नहीं है, ये इनपुट का, ये अदर गुड का है। इन सब की वजह से अगर सप्लाई में कोई चेंज आ गया, भाई इनकी वजह से भी तो सप्लाई में कोई चेंज आता है। हाँ, टेक्नोलॉजी भी सप्लाई को बदलती है, टैक्स भी सप्लाई को बदलता है, क्लाइमेट भी सप्लाई को बदलता है। इन सब में से अगर किसी वजह से सप्लाई में चेंज आ गया तो उस चेंज को हम बोलेंगे सिर्फ चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बोलेंगे, चेंज इन सप्लाई बोलेंगे। तो यहां कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, यहां लिखा हुआ है अगर प्राइस ऑफ ऑन गुड को छोड़कर, सिर्फ इसको छोड़कर पढ़ना तुम, ठीक है। हाँ, किसी और वजह से यानी फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ ऑन गुड की वजह से सप्लाई में कोई चेंज आए तो उस चेंज को हम चेंज इन सप्लाई बोलेंगे। और चेंज इन सप्लाई का दूसरा नाम है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, क्योंकि जब सप्लाई चेंज होगी तो सप्लाई कर्व में शिफ्ट आ जाएगा। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। देखो जी, ये क्या लिखा है, यहां लिखा है राजे, चेंज इन सप्लाई और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व एक ही बात है। चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में जब चेंज आएगा या तो सप्लाई बढ़ेगी या कम हो जाएगी। अगर सप्लाई बढ़ी तो उसको इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे, और यहां पर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मैं करके दिखाऊंगा। सप्लाई कम हुई तो इसको डिक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे, यहां सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, मैं करके दिखाऊंगा। देखो जी, ऐसे मान लो जी किसी कॉमोडिटी का प्राइस 10 रुपए है और 10 रुपए ही है, प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, उसकी सप्लाई चेंज हो गई। मतलब कोई त्योहार आया तो त्योहारों पर दुकानदार उसको ज्यादा बेचना चाह रहे हैं, हो सकता है मौसम की वजह से सप्लाई चेंज हो गई हो, सब्सिडीज की वजह से सप्लाई चेंज हो गई हो, सरकार टैक्स कम चार्ज कर रही हो, या इनपुट्स का प्राइस कम हो गया हो, तो कोई और रीजन हो सकता है। प्राइस रीजन नहीं है, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है। जो भी दूसरा रीजन है वो हम टेबल में दिखाते ही नहीं है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। ध्यान रखना, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई तब होता है जब प्राइस गिरता है और सप्लाई बढ़ती है, राइट। लेकिन प्राइस कांस्टेंट रहने पर जब सप्लाई बढ़ती है तो उसको एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई नहीं बोलते, उसको इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। किसी ने बोला भैया सप्लाई इंक्रीज होने का रीजन बताओ, तो दूसरा बंदा बोलता है भाई प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। रॉन्ग है रीजन, ये रॉन्ग। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई एक्सपैंड होती है। प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से तुम्हें सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई दे तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, राइट। यहां बोलूंगा, मान लो जी राज्य प्राइस कांस्टेंट है, किसी रीजन की वजह से सप्लाई 100 से 50 हो गई, मौसम बदल गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, या सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, कोई भी रीजन हो सकता है।
तो ये टेबल है डिक्रीज इन सप्लाई की। अब देखो जी, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा यहां पर। मान लो जी ये सप्लाई कर्व है एस एस, 10 रुपए पर 100 की सप्लाई हो रही है, 10 रुपए है, यहां 100 की सप्लाई हो रही है, लेकिन इसी प्राइस पर 100 की जगह 200 की सप्लाई होने लगती है, तो प्राइस यही है, प्राइस चेंज नहीं हुआ, तो ये सप्लाई कर्व थोड़ी है, नया बनेगा यहां पर S1 S1। तो ये सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, सीधे हाथ की तरफ। इसको आउटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, इसको फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, और इसको राइटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। यहां मैंने राइटवर्ड शिफ्ट लिखा है, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, एक सप्लाई कर्व बनाता हूं, एस एस इसका नाम दिया है। नॉर्मली 10 रुपए पर मान लो जी 100 यूनिट की सप्लाई हो रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब कुछ मौसम में बदलाव आ गया या टैक्स बढ़ गया, उसकी वजह से सप्लाई 50 हो गई, लेकिन प्राइस वही है। तो ये पॉइंट इस सप्लाई कर्व पे तो नहीं है, दूसरा सप्लाई कर्व बनेगा यहां पर, तो ये सप्लाई कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है। दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसको बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, और इसको इनवर्ड अंदर की तरफ शिफ्ट होने वाला सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। तो किसी भी तरीके से तुम बोल लो, राइट। तो मैंने आपको बताया यहां पर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का कॉन्सेप्ट। अब पेपर के अंदर ध्यान रखना भैया, कभी भी तुमसे पूछे इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई का रीजन क्या है, तो इसका रीजन है इट हैपेंस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ ऑन गुड। प्राइस के अलावा बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीज आता है। क्योंकि प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ती कम होती है, तो उसको एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एक तरीके से इकोनॉमिक्स में आप लोगों के लिए डिक्शनरी क्रिएट की है। हाँ, प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ेगी तो वो एक्सपेंशन, प्राइस के अलावा किसी और वजह से सप्लाई बढ़ेगी तो उसको सिर्फ इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे, राइट। हाँ, कंफ्यूज मत होना। देखो यहां पर लिखा है इंक्रीज इन सप्लाई, और पीछे वाले में लिखा था दोस्त इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ये क्वांटिटी सप्लाइड और एक्सपेंशन एक ही बात है, राइट। आओ जी आओ। अब तुम बोलोगे भैया सर क्लियर करो, जो आपने ये पढ़ाया है सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होना या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि पेपर में आ जाते हैं भैया सप्लाई में इंक्रीज होने का क्या रीजन होगा? प्राइस तो नहीं होगा, नहीं होगा। इनपुट का प्राइस गिरना हो सकता है, अदर गुड के प्राइस का गिरना हो सकता है, टेक्नोलॉजी का अच्छा होना हो सकता है। तो ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज होती है या फिर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है सप्लाई कर्व? तो उसकी एक लिस्ट बनाई है मैंने। सिर्फ प्राइस नहीं होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। कॉजेस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई या रीजंस फॉर राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आए, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो जैसे कि डिक्रीज हो जाए प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट, डिक्रीज हो जाए प्राइस ऑफ अदर गुड, या टेक्नोलॉजी में कोई प्रोग्रेस आ जाए, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी हो जाए, टैक्स डिक्रीज हो जाए, सब्सिडी इंक्रीज हो जाए, फेवरेबल क्लाइमेट चेंज हो जाए, या इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म हो जाए, तो कोई भी पॉइंट बन सकता है। 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इसके अपोजिट भैया सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट के होता है या फिर डिक्रीज इन सप्लाई के क्या रीजन होते हैं? तो अपोजिट हो जाएंगे। या तो प्राइस ऑफ अदर गुड बढ़ जाएगा, है ना, कोका कोला महंगी हो गई तो पेप्सी की सप्लाई कम कर देगा वो, या रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर इनपुट्स महंगे हो जाएंगे, या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, टैक्सेशन पॉलिसी अनफेवरेबल हो जाएगी, मतलब टैक्स बढ़ जाएगा या सब्सिडीज कम हो जाएगी, या फिर डिक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ फर्म, या कंपनी का मोटिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे पहुंच जाएगा, राइट। तो वहां पर जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है ना, जैसे कि लुई विटॉन, गुची, अरमानी, तो ये लिमिटेड सप्लाई रखते हैं अपने पास, सप्लाई गिर जाती है। तो ये कोई भी 4 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। लेकिन तुम बोलोगे सर कंटेंट दो, कंटेंट पेपर में आएगा क्वेश्चन, पेपर में आएगा क्वेश्चन 4 नंबर का कि भाई साहब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई में डिफरेंस बताओ, या फिर आएगा मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में डिफरेंस बताओ। तो ये पॉइंट है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व के, ये पॉइंट है शिफ्ट इन सप्लाई कर्व के। तो पहले नंबर पे डेफिनेशन, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब होता है प्राइस की वजह से सप्लाई का बदलना, और बाकी सब फैक्टर यहां कांस्टेंट है। तो इट इज अ सिचुएशन वेयर सप्लाई राइज और फॉल ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड एंड अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। इसका रीजन भी है, दूसरा पॉइंट भी पढ़ लो, इसका रीजन यानी कॉज है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड ओनली। सिर्फ प्राइस के बारे में बात करते हैं। इधर आ जाओ, 2 पॉइंट एक साथ। पहला मीनिंग है इट इज अ सिचुएशन वेयर सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अदर देन प्राइस है भैया, प्राइस को छोड़कर सारे। कौन सा प्राइस? प्राइस ऑफ ऑन गुड को छोड़कर सारे। इसके कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि इनपुट का प्राइस हो सकता है, नंबर ऑफ फर्म में चेंज, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और बहुत सारे। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, इसको मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व बोलते हैं, इसको शिफ्ट इन सप्लाई कर्व बोलते हैं। अगर मूवमेंट और शिफ्ट में डिफरेंस आता तो यहां पर आप चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड लिखते, यहां पर चेंज इन सप्लाई लिखते।
राइट। हाँ, ये पूरा पूरा लॉ ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई का काम नहीं है, तो इट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। फिर इसका डायग्राम या टेबल बना सकते हो, जैसे कि मैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का डायग्राम बनाऊं, तो लो जी, ये पी है, ये क्यू है, प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई, तो ये एक्सपेंशन हो गया। अगर मान लो जी प्राइस कम हो जाता, P2 हो जाता, तो यहीं से सप्लाई कम भी हो जाती। ये बड़ा डायग्राम बना दिया। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व का बनाऊं तो दोनों तरफ शिफ्ट एक ही डायग्राम में दिखा सकता हूं। मान लो जी ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इसका मतलब इंक्रीज हो गई है सप्लाई, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो इसका मतलब डिक्रीज हो गई है सप्लाई। तुम्हारे पास तो पेन या पेंसिल से तुम डायग्राम बनाते हो, आई सजेस्ट कि पेंसिल से ही बनाओ, कोई गड़बड़ हो गई तो उसको इरेज कर सकते हो। तो तुम सिंगल ही यूज करते हो कलर, तो इसलिए मैंने सिंगल कलर यूज करके आपको बता दिया। हमेशा अपने डायग्राम में एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड और वाई एक्सिस पे प्राइस जरूर मेंशन करना, टीचर आपसे खुश रहता है, नाराज नहीं होगा, राइट। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कि आपसे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का डिफरेंस ना पूछे, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज इन सप्लाई का डिफरेंस पूछ ले। आपके सामने पेश है, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपसे पूछ ले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो जी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में भी सप्लाई गिरती है, यहां पर भी सप्लाई गिरती है, लेकिन रीजन अलग होते हैं। यहां पर सप्लाई के लिए तुम वर्ड यूज करते हो सप्लाई फॉल हो रही है, यहां पर सप्लाई के लिए तुम वर्ड यूज करते हो सप्लाई डिक्रीज हो रही है, राइट। यहां पर रीजन होता है प्राइस का गिरना, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, प्राइस फॉल होगा। तो यहां पर रीजन होता है अलग अलग फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से सप्लाई का गिरना, जैसे कि इट कॉजेज ड्यू टू, अगर मान लो इंक्रीज हो जाए रॉ मटेरियल का प्राइस, अगर मान लो डिक्रीज हो जाए नंबर ऑफ फर्म्स, तो ऐसे कर सकते हो। डिक्रीज इन सप्लाई को हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को हम डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर बोलते हैं। इसका डायग्राम बनाना हो भाई, मैं बना देता हूं। मान लो जी ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, कॉन्ट्रैक्शन करना है ना, तो प्राइस गिरा दो, तुम्हारी क्वांटिटी गिर जाएगी, प्राइस गिरने से क्वांटिटी गिर गई, इसका डायग्राम बन गया। अगर प्राइस बढ़ा के सप्लाई बढ़ाते तो पीछे वाले का डायग्राम बनता एक्सपेंशन का। और लो जी, सिर्फ डिक्रीज इन सप्लाई का बनाना है डायग्राम, तो यहां पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके दिखाना है सप्लाई कर्व को, और ऐसे बता देना ये क्वांटिटी Q1, ये क्वांटिटी Q2, ऐसे पीछे कर देना। एरो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जब आप एरो बनाते हो तो टीचर खुश हो जाता है कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है, राइट, कॉन्सेप्ट की। ठीक है जी, यहां पर मेरे दोस्त आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई का चैप्टर पूरा हो गया। यहां पर सबसे मेन जो टॉपिक रहता है वो मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व रहता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई कर्व रहता है, और इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई के बीच में भी आपसे डिफरेंस वगैरह पूछा जा सकता है। मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया है। अब चलते हैं जी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के टॉपिक पे। तो अगर आपने मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वन शॉट देखा है तो उससे थोड़ा सिमिलर ही लगेगा, और इसको तुम बहुत जल्दी कवर अप कर लोगे। देखो, चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोल सकते हो, सिंबॉलिकली इसको ईएस बोलते हैं। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। देखो जी, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई कभी नहीं बताता कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई में कितना परसेंट चेंज आएगा। मतलब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बताता, तो इसलिए लॉ ऑफ सप्लाई को बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट वो होती है जिसके अंदर एग्जैक्ट नंबर की कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताती है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में कितना परसेंट चेंज आएगा, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होगी। पहले मीनिंग तो बता दूं, क्या बता रहा हूं मैं भी यार, नहीं, हाँ। तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लक्चुएशन। अब यहां पर सप्लाई की इलास्टिसिटी बढ़ रहे हो तो सप्लाई में फ्लक्चुएशन, यानी सप्लाई का ऊपर नीचे होना, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। प्राइस की वजह से सप्लाई में एग्जैक्टली कितना ऊपर नीचे होता है, अगर हम इस बात को मेजर कर लें, कैलकुलेट कर लें, तो उस कैलकुलेशन को बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। भैया प्राइस तो सप्लाई को चेंज करता ही करता है ना, हाँ, कितना चेंज करता है, न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर ले तो उसको बोलेंगे अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और दोस्तों इसके लिए मैं आसान सी डेफिनेशन लिखूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, इट इज अ मेजरमेंट या फिर कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन सप्लाई
ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ऑन गुड। ये मस्त डेफिनेशन है, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव में ये डेफिनेशन लिखी रहती है बुक के अंदर। इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है, डिग्री का मतलब वैल्यू, कि सप्लाई किस तरीके से बदल रही है, रेस्पॉन्ड कर रही है मतलब बदल रही है। क्यों? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड, मतलब सप्लाई की बात हो रही है किसी कमोडिटी की, विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आपको ये अच्छी लग रही है ये रखो, पुराने वाली डेफिनेशन अच्छी लग रही है ये लिखो, ठीक है। बोलते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। और ये बात हम देखेंगे भी जब न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे लिखते हैं। इस फॉर्मूले को और भी खोलूंगा जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। और दोस्तों, वैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ये परसेंटेज मेथड है, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों ज्योमेट्रिक मेथड भी होता है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं होता, ठीक है ना, इतना ही ध्यान रखेंगे। आगे चलो जी। तो मैंने बताया जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात आए तो उसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा। अब जो भी इलास्टिसिटी का आंसर आएगा उस आंसर के हिसाब से हम इलास्टिसिटी के 5 टाइप्स का पता लगा सकते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, और उन सब कैटेगरी को बोलते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, या फिर बोलेंगे टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और हर टाइप में मैं इलास्टिसिटी को 1 से कंपेयर करूंगा। अगर इलास्टिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते समय तुम्हारा आंसर 1 आएगा तो हम बोलेंगे सप्लाई यूनिट इलास्टिक है। 1 को बोलते हैं यूनिट, या फिर यूनिटरी, कुछ भी बोल दो, ठीक है ना। अगर तुम्हारा आंसर 1 से ज्यादा आएगा तो हम बोलेंगे सप्लाई मोर देन यूनिट इलास्टिक है। अगर तुम्हारा आंसर 1 से कम आएगा तो हम बोलेंगे सप्लाई लेस देन यूनिट इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब चेंज होता है, राइट। हाँ, अगर तुम्हारा आंसर 0 आता है तो मतलब सप्लाई इलास्टिक है ही नहीं, मतलब सप्लाई चेंज हुई ही नहीं प्राइस की वजह से, राइट, वो भी समझाऊंगा। और सप्लाई की इलास्टिसिटी का आंसर इंफिनिटी भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 कैटेगरी है, तो आपको पता होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्स टू मैक्स वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है। अब ये सब बताता हूं, यहां पर सप्लाई कर्व की शेप भी बदल सकती है। दीज आर द टाइप्स और डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आंसर 1 आएगा तो यूनिट इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे, आंसर 1 से ज्यादा तो मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, या फिर इलास्टिक सप्लाई भी बोल सकते हैं, या मोर इलास्टिक सप्लाई भी बोल सकते हैं जब आंसर 1 से ज्यादा हो। अगर आंसर 1 से कम हो तो इसको बोलेंगे इन इलास्टिक सप्लाई, या फिर लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। आंसर इंफिनिटी हो मतलब प्लस में बहुत ज्यादा है तो सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है। आंसर 0 है तो बोलेंगे सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है। लेकिन ये बातें तुम्हें समझ ही नहीं आएंगी जब तक मैं एक एक करके पॉइंट वाइज आपको डिटेल में ना पढ़ाऊं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों ये पांचों के पांचों पॉइंट। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है पहला यूनिट इलास्टिक सप्लाई, यानी जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 1 आएगा तो इसको क्या बोलेंगे। ये आंसर 1 कब आता है, फॉर्मूला ये होता है ना दोस्त, अगर ऊपर 10 लिखा हो नीचे 10 लिखा हो तो आंसर 1 आएगा। कहने का मतलब जब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस बराबर हो तो आंसर 1 आएगा। तो डेफिनेशन बनती है कि सप्लाई इज सेड टू बी यूनिट इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब दोनों बराबर है तो आंसर 1 आता है। और इस केस में, इन दिस केस, सप्लाई कर्व विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सप्लाई कर्व ओरिजिन से निकलेगा ऐसे, ये राजी सप्लाई कर्व। कभी तुम्हें सप्लाई कर्व ऐसा बना दिखाई दे तो उसको जोड़ के देख लेना, ओरिजिन टच हो रहा है तो इलास्टिसिटी 1 है। ये मैंने आपको आइडिया बता दिया भैया, ठीक है जी। तो मेरा यहां पर पहला पॉइंट कवर अप होता है, ऐसे ऐसे करके सारे पॉइंट करेंगे, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, ये दूसरा पॉइंट है। यहां पर मैं बोलना चाहता हूं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू 1 से ज्यादा कब होती है, तब होती है जब ऊपर ज्यादा वैल्यू लिखी हो नीचे कम लिखी हो। ऊपर मान लो 20 लिखा हो नीचे 10 लिखा हो तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा, जैसे कि यहां पर 2 आ रहा है। तो आप बोलोगे जब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ज्यादा होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से तो आंसर 1 से ज्यादा आता है। तो इसकी डेफिनेशन, सप्लाई इज सेड टू बी मोर देन यूनिट इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये डेफिनेशन बन गई है। और यहां पर सप्लाई कर्व थोड़ा खास होता है। इन दिस केस सप्लाई कर्व विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी ऐसा बनता है सप्लाई कर्व। ये बस आपको रटना है क्योंकि इसके पीछे न्यूमेरिकल डेरिवेशन है। अगर सप्लाई कर्व
सॉरी ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सप्लाई कर्व अगर यहां से निकल रहा है तो सोचो कि उसकी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है। कभी कभी अगर आपको सप्लाई कर्व ऐसा दिखाई दे, ऐसा, तो इसको जोड़कर देख लेना भाई, वाई एक्सिस पे जुड़ेगा ना, हाँ, तो इसकी इलास्टिसिटी भी 1 से ज्यादा है। और कभी कभी लिखा होता है भैया नेगेटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है सप्लाई कर्व, तो ये भी सही है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं तुम्हें पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाने लग जाऊं तो ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, मतलब टुकड़े होते हैं, तो सप्लाई कर्व अगर वाई एक्सिस से निकल रहा है तो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा होगा ना, ऐसे, ऐसा भी पॉसिबल है। ये सारी की सारी बातें सेम है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आते हैं भैया। तीसरे का नाम है लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर 1 से कम कब होगा, तब होगा भैया जब ऊपर वैल्यू कम लिखी होगी, नीचे ज्यादा लिखी होगी, तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। यानी जब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कम और प्राइस ज्यादा होगा तो आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। तो इसकी डेफिनेशन है सप्लाई इज सेड टू बी लेस देन यूनिट इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। जिसकी तरफ चोंच होती है ना वो छोटा होता है, जिसकी तरफ दोनों मुंह खुले होते हैं वो बड़ा होता है। यहां पर प्राइस बड़ा है यानी नीचे प्राइस में चेंज बड़ा है। तो इन दिस केस सप्लाई कर्व विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस। मतलब कभी भी अगर सप्लाई कर्व आपको ऐसा दिया हो कि एक्स एक्सिस पे टच हो रहा हो तो यहां पर इलास्टिसिटी 1 से कम है, या फिर कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा, ऐसा, मतलब ज्वाइन करो तो एक्स एक्सिस पे टच करेगा। तुम सोचो कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ ऐसा भी हो सकता है, नेगेटिव वाई एक्सिस भी हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं जी। चौथे नंबर पे आएंगे भैया, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0। ऐसा कब होता है समझते हैं जरा ध्यान से। देखो भाई, मान लो जी प्राइस किसी कॉमोडिटी का बढ़ रहा है तो सप्लाई तो बढ़ जानी चाहिए। सप्लाई लेकिन ढीठ है, पहले भी 100 की थी अभी भी 100 की है, यानी सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही है। तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 आएगी, क्योंकि सप्लाई में चेंज 0 है। अगर मैं लिखूं कि सप्लाई में चेंज 0 है तो नीचे प्राइस में कितना ही चेंज हो, आंसर आपका 0 ही आएगा। जब जब न्यूमरेटर में 0 होता है आंसर 0 आता है, राइट। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, सप्लाई इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विल बी 0, या चेंज इन सप्लाई विल बी 0, या सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट। जब सप्लाई कांस्टेंट है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन 0 आएगी। ठीक है जी, ओके। इन दिस केस सप्लाई कर्व विल बी व्हाट, सप्लाई कर्व विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन। कैसा बनेगा, वर्टिकल लाइन बनेगा। मैं बना के दिखाता हूं और इसके कंक्लूजन भी बताऊंगा। ऐसा बनेगा जी सप्लाई कर्व। क्यों ऐसा सप्लाई कर्व क्या दिखाता है, ऐसा सप्लाई कर्व दिखाता है, मान लो जी 100 यूनिट की सप्लाई है, प्राइस चाहे ये हो, चाहे प्राइस ये हो, चाहे प्राइस ये हो, सप्लाई यही रहेगी। ढीठ है सप्लाई, प्राइस तुम कितना ही बढ़ा लो। ओके, रिपोर्ट है। आगे चलते हैं भैया, 5वें नंबर की थी इलास्टिसिटी, यहां लिखा है जी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, यानी वो सिचुएशन जब आपके न्यूमेरिकल का आंसर इंफिनिटी आए। ऐसा तब पॉसिबल है दोस्तों जब प्राइस में कोई चेंज ना हो और सप्लाई में कितना भी चेंज हो तो आंसर इंफिनिटी आएगा। जब नीचे 0 लिखा होता है आंसर इंफिनिटी आता है। मतलब भाई साहब प्राइस पहले भी 10 था अभी भी 10 है, क्वांटिटी सप्लाइड मान लो कितनी भी हो गई, 100 से 150, 200, 500, कितनी भी हो गई, जब प्राइस में चेंज 0 है, नीचे 0 है, तो आपका आंसर इंफिनिटी आएगा। तो लिखते हैं डेफिनेशन में, सप्लाई इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 0। देखो जी यहां लिखा था सप्लाई में 0 चेंज है, यहां पर प्राइस में 0 चेंज है। इन दिस केस सप्लाई कर विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल का मतलब होता है उसके समानांतर चल रहा है। जैसे यहां पर सप्लाई कर वाई एक्सिस के समानांतर चल रहा था, मतलब सेम तरीके से पैटर्न में चल रहा था, सिमिलर चल रहा था, तो पैरेलल बोल दिया। ठीक है ना, यहां पर बाकी तो मैथ का वर्ड है, उसमें ज्यादा डिटेल में बताते हैं पैरेलल का मतलब क्या होता है। तो सप्लाई कर्व विल लुक लाइक दिस। अब ऐसा सप्लाई कर्व क्या दिखाता है भाई, ऐसा सप्लाई कर्व है तो वो दिखाता है, मान लो जी प्राइस 10 रुपए है, सप्लाई आप चाहे इतनी कर लो, चाहे इतनी कर लो, चाहे इतनी कर लो, प्राइस चेंज नहीं हो रहा, प्राइस ढीठ है, सप्लाई कितनी भी चेंज कर लो। तो मैंने बताया भैया 5 तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है राज्य। कितने तरीके की, 5 तरीके की। पांचों को एक साथ पढ़ाता हूं। देखो, जब आपका सप्लाई कर्व ऐसा तो इलास्टिसिटी 1, एक्स एक्सिस से निकले तो इलास्टिसिटी लेस देन 1,
वाई एक्सिस से निकले तो इलास्टिसिटी मोर देन 1, राइट? इतना हो गया। ये कोई डायग्राम नहीं है, ये बुक वगैरह के अंदर कहीं डायग्राम नहीं बना हुआ, ना ही आपको बनाना, बस ऐसे सिखा रहा हूं। अगर ऐसे सप्लाई कर्व है तो इलास्टिसिटी 0, अगर ऐसे सप्लाई कर्व है तो इलास्टिसिटी इंफिनिटी। इतना ध्यान रखना भाई, आपको सॉर्टेड है, इतना ध्यान रख लोगे। अब मुझे फटाक से कमेंट सेक्शन में बता दो कि ये मैं आपके सामने 3 सप्लाई कर्व बना रहा हूं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है। अगर तुम दिल से मुझसे पढ़ रहे हो ना तो मुझे पता लग जाएगा कमेंट देख के। बताओ जी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी की वैल्यू इन तीनों में से किसकी आएगी? ठीक है जी, ए की, बी की, सी की, आप मुझे ये बताओ। ठीक है जी, चलो जी भैया, अगले में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाता हूं भैया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले को आप कभी नहीं भूलेंगे। ये फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। इस फॉर्मूले के ऊपर ही सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार आ जाता है। मान लो जी, ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, लिखा हुआ है जी, प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी फॉल्स बाय 25%, द शॉपकीपर सप्लाई 75% लेस आउटपुट। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है, तो आउटपुट यानी सप्लाई में चेंज ऊपर लिखोगे 75, प्राइस में चेंज 25 था वो नीचे लिखोगे, आपका आंसर 3 आ गया। कंक्लूजन हमेशा लिखना भैया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहां पर मोर देन 1 है, यानी आपका जो भी आंसर आएगा उसको 1 से कंपेयर करके लिखना है। ठीक है, हमेशा ये कंक्लूजन बनेगा। फॉर्मूला भी लिखना है आपको, मैंने तो ऊपर ऊपर से बताया है, यहां पर सिर्फ प्राइस और सप्लाई का परसेंटेज में चेंज दिया हुआ था तो इसलिए मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, एमसीक्यू वगैरह में 1 नंबर का आ जाए तो आ जाए, जनरली नहीं आता। तो जनरली जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आता है उसके अंदर राजे आपको नॉर्मल वैल्यूज लिखी होती है, परसेंटेज में नहीं लिखी होती, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूले की मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती है, इस फॉर्मूले की। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की बाल की खाल निकालते हैं। देखो जी, अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं दिया तो इसको आप निकाल सकते हो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 से। ये सब समझाऊंगा, डेल्टा क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, हर एक चीज समझाऊंगा। मान लो जी क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछेगा, मान लो जी प्राइस 10 से 20 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 150 हो गई। अब आपको बोलता है जी यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालो। तो टेबल में या क्वेश्चन में आपको 2 प्राइस दिए हुए हैं और राज्य 2 सप्लाई दी हुई हैं, तो जो पुराना प्राइस होता है उसको P बोलो, नए प्राइस को P1 बोलो, और दोनों प्राइस का जो डिफरेंस है उसे डेल्टा P बोलो। कितना है जी डिफरेंस? 20 में से 10 माइनस कर दो, 10 आ गया। पुरानी क्वांटिटी को Q बोलो, नई क्वांटिटी को Q1 बोलो, और दोनों क्वांटिटी के डिफरेंस को डेल्टा Q बोलो। तो 150 में से 100 गए तो 50 आ गया। तो ये है डेल्टा Q, पुरानी क्वांटिटी Q। पुराने प्राइस को ओरिजिनल प्राइस बोलते हैं, पुराने प्राइस को इनिशियल प्राइस भी बोलते हैं, पुराने प्राइस को ओल्ड प्राइस भी बोलते हैं, नए प्राइस को न्यू प्राइस बोलते हैं। पुरानी क्वांटिटी को ओरिजिनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी बोलते हैं, और नई क्वांटिटी को न्यू क्वांटिटी बोलते हैं, राइट? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आता है, फिर आप सॉल्व करते हो, लेकिन सॉल्यूशन अभी सिखाऊंगा नहीं, अभी आपको सिर्फ सिंबल बताए हैं किसको क्या बोलते हैं। तो अगर तुम्हें पेपर में ये ना गिवन हो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो। और अगर मेरे दोस्त आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी गिवन ना हो तो इसको डेल्टा P अपॉन P मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आप निकाल सकते हो। लेकिन निकालना क्यों है, आप इतना लंबा मत करना। एक्चुअली मैं आपको एक छोटा फॉर्मूला बना के देता हूं। कैसे फॉर्मूला बनाऊंगा भाई? देखो जी, 100 से 100 काट दो, ठीक है जी। तो यहां से फॉर्मूला जो निकल के आएगा, डेल्टा Q अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई क्यू, डिवाइड हो रहा ना, हाँ, डिवाइड डेल्टा P अपॉन प्राइस। ये फॉर्मूला आ गया। अब मैथ सीखो, 3/4 बटे 7/2 लिखे हैं, तो इसको मैथ में कैसे लिख सकते हैं? ये चीज सेम लिख दो, 3/4, इसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं और इन दोनों को रिवर्स कर देते हैं। 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 ऊपर है तो 7 नीचे चला जाएगा। ऐसा ही आपको यहां करना है। डेल्टा Q अपॉन Q को आपने ऐसे लिख दिया जैसे 3/4 लिखा था, मल्टीप्लाइड बाय जो नीचे है उसको ऊपर लिखा और जो ऊपर है उसको नीचे लिखा। तो ये आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है जी। इसको और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं भाई, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, डेल्टा डेल्टा वाले एक साथ लिखे, प्राइस अपॉन क्वांटिटी एक साथ लिखा। तो आपके पास एक ये फॉर्मूला आपको रट्टा लगा होना चाहिए इलास्टिसिटी का,
एक ये फॉर्मूला आपको रट्टा लगा होना चाहिए। परसेंटेज मेथड से ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है, दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सही है। कोई आपसे पूछे परसेंटेज मेथड का कौन सा फॉर्मूला है, ये है या ये है, भैया दोनों है। ये जो छोटा फॉर्मूला है वो इससे ही निकल के आया है। आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कुछ भी परसेंटेज में गिवन हुआ तो आप लगाओगे ये वाला फॉर्मूला। कौन सा? ये वाला। अगर क्वेश्चन आपको इस तरीके से गिवन हुआ तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। मैं इससे सॉल्व कर देता हूं, अभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं जी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे? पहले लिखो डेल्टा क्यू, कहां है जी? 50। फिर लिखो डेल्टा पी, कहां है जी? इस क्वेश्चन में 10। फिर लिखो पुराना प्राइस, कहां है जी? 10। फिर लिखो पुरानी क्वांटिटी, कहां है जी? 100। अब काटा पीटी करो, 10 से 10 कट गया, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2 आएगा 0.5। नंबर नहीं मिलेंगे आपको जब तक आप कंक्लूजन नहीं लिखोगे। कंक्लूजन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू 1 से कम है, सप्लाई इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। वो पांचों डिग्री में से एक कंक्लूजन बनता ही बनता है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन मैंने तो ये ऊपर ऊपर से आपको बता दिया। अभी एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करना है मैं क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त आप जानते हो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला ये है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अब हाँ जी लिख सकते हो। अब आपको एक बात याद दिलाता हूं, मैंने ना सप्लाई में आपको एक स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व का फॉर्मूला करवाया था, अगर आपको ध्यान है तो। ये रहा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। इस फॉर्मूले को इसमें भिड़ाऊंगा और आपको इंटेलिजेंट बनाऊंगा। देखो भाई, मेरा वन शॉट कोई ऐरा गैरा नहीं होता। मैं कभी भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट करा के, 2-4 कॉन्सेप्ट हटा के, कभी भी उसको बहुत कम में खत्म करने की कोशिश नहीं करता। मैं अपने वन शॉट के अंदर पूरी चीज डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करता हूं, ताकि बच्चे का प्रॉपर फायदा हो। ऐसा ना हो कि बच्चे ने विश्वास करके वन शॉट तो देख लिया, फिर यार पेपर के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे आ गए जो वन शॉट में थे ही नहीं। ऐसा मैं कभी नहीं करता, है ना। मतलब मैंने देखा है बहुत लोग कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत लोग अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसा कर रहा हूं आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ ना यार। चलो भैया, तो मैं क्या करूंगा भाई, इधर ना ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। जो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व होता है उसका फॉर्मूला होता है जी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। लेकिन यहां लिखा है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अब मैथ सीखो, 3/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4/3 मैथ में, यानी 1 के अपॉन में लेकर जाना है तो इसका उल्टा करना पड़ता है। तो इसका मैं यही हाल करूंगा, इसको मैं 1 अपॉन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू लिख दूंगा। उल्टा कर दिया ना, फिर ये पी बाई क्यू तो है ही। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों कर दिया? अबे मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, ये स्लोप ही तो है। तो 1 अपॉन स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, ये स्लोप है ना, मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला भी है इलास्टिसिटी का। स्लोप और इलास्टिसिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है, क्योंकि स्लोप डिनोमिनेटर में लिखा है ना, जो भी चीज डिनोमिनेटर में लिखी हो उसके साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। स्लोप बढ़ेगा, इलास्टिसिटी कम, स्लोप कम, इलास्टिसिटी ज्यादा। ऐसा एक नंबर का मुश्किल एमसीक्यू सीयूईटी के पेपर में बन सकता है, इसलिए मैंने यहां तक का लिंक बिठाया है। बाकी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे सॉल्व होंगे मैं करके दिखाता हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। लो जी, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली। ये रजी क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 12 to 9। किसी कमोडिटी का प्राइस 12 से 9 हो गया। तो मैं यहां लिखता हूं भैया, प्राइस की एक टेबल बनाई, पहले प्राइस 12 था, अब 9 हो गया, ठीक है जी। द प्रोड्यूसर डिक्रीज द सप्लाई फ्रॉम 100 to 80। प्रोड्यूसर ने क्वांटिटी सप्लाइड कम कर दी, पहले 100 थी अब 80 हो गई। फिर बोलता है जी कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सिंपल क्वेश्चन, आपको 2 प्राइस गिवन है, 2 सप्लाई गिवन है, काम 35 कर दो इसका, ठीक है। कैसे करोगे काम 35 भाई? आपको पता होना चाहिए, पुराने प्राइस को पी बोलेंगे, नए प्राइस को P1 बोलेंगे, पुरानी क्वांटिटी को क्यू बोलेंगे, नई क्वांटिटी को Q1 बोलेंगे, और लिखेंगे बाय परसेंटेज मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। अब वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करो। दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप डेल्टा क्यू होगा, 80 में से 100 गए, 20 लिखेंगे, माइनस के साइन को हमेशा इग्नोर करेंगे। डेल्टा पी निकालना होगा तो 9 में से 12 गए तो 3 होगा, ठीक है जी, ओके। माइनस का निशान हमेशा इग्नोर करो। यहां पर डेल्टा क्यू 20 है, डेल्टा पी 3 है, पुराना प्राइस उधर देखो 12 है, पुरानी क्वांटिटी उधर देखो 100 है। काटा पीटी कर दो भाई, 20 से 100 काट दो, 5 आएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4/5, 0.8 आंसर होता है। नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे जब तक कंक्लूजन नहीं लिखोगे। लिखना भैया आंसर 1 से कम आया है तो सप्लाई इज लेस देन यूनिट इलास्टिक, वो आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके नंबर मिलेंगे।
ठीक है। चलो जी भैया, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन कर लो। जरूरी नहीं है कि तुमसे सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछेगा भाई साहब, आपसे कभी कभी पूछता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइड करेगा और बोलेगा न्यू प्राइस निकालो या न्यू क्वांटिटी निकालो। कैसा क्वेश्चन मैं क्रिएट करता हूं। मान लो जी आपको क्वेश्चन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दी हुई है 0.5, प्राइस दिया हुआ है 10 से 12, क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में पूछा है 100 से कितनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। न्यू क्वांटिटी आपसे पूछ ली तो न्यू क्वांटिटी को कोई एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं है। इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला कराया ना, बस तुम्हें वही फॉर्मूला लिखना है। कैसे? आप लिखो जी ऐसे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। इस फॉर्मूले में जो जो चीज तुम इस इंफॉर्मेशन से लिख सकते हो सारी लिख दो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, जब भी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करो तो फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको, राइट। तो देखते हैं भैया, इस फॉर्मूले में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है, वो लिख सकते हैं। ओके जी, डेल्टा क्यू इन दोनों के बीच का गैप होता है, नहीं लिख सकते तो डेल्टा क्यू छोड़ दो। डेल्टा पी, इन दोनों के बीच का गैप जो होता है वो डेल्टा पी होता है। 12 और 10 का गैप 2 है जी, तो 2 यहां लिख सकते हैं। पुराना प्राइस कातिया 10 दिया हुआ है, पुरानी क्वांटिटी राज्य 100 दी हुई है, ये सब लिख सकते हैं। लेकिन तुमसे पूछा क्या है, ये न्यू क्वांटिटी। तो भाई इसको तो छोड़ो, अभी फॉर्मूले में जो मिसिंग है उसको कैलकुलेट कर लो। तो 0 से 0 उड़ा दो, 10 को 2 से गुणा करोगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेल्टा क्यू अकेला आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 आएगी वैल्यू डेल्टा क्यू की। डेल्टा क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी में कितना चेंज आया। पहले क्वांटिटी 100 थी, अब 20 से बदल गई। कितनी बदली? या तो क्वांटिटी बढ़ी होगी या गिरी होगी। अब भाई साहब ये 20 से 10 से, सॉरी 10 से, हाँ 10 से बदल गई, या तो बढ़ी होगी या गिरी होगी। तो अगर बढ़ गई होगी तो 100 में 10 प्लस कर दो, अगर गिर गई होगी तो 100 में से 10 माइनस कर दो। कभी प्लस करने होंगे कभी माइनस करने होंगे, तो कब प्लस करना होगा कब माइनस करना होगा प्राइस को देखकर पता चलेगा। प्राइस बढ़ रहा है ना तो सप्लाई बढ़नी चाहिए, तो बढ़ेगी कब? जब तुम प्लस करोगे। तो न्यू क्वांटिटी Q1 कितनी हो जाएगी भैया? पुरानी 100 थी, उसमें 10 प्लस कर दो तो 110 यूनिट्स हो जाएगी। और बॉक्स में डाल देना अपने आंसर को, यूनिट जरूर लिखना। अगर यहां पर प्राइस गिर रहा होता तो तुम इस 10 को 100 में से माइनस करके 90 आंसर निकालते, 90 आंसर निकालते। अच्छा जी, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है। ये राजी क्वेश्चन, आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू दी है 0.8, प्राइस लिखा है पहले 10 था अब 5 हो गया, सप्लाई के बारे में पहले 200 थी अब कितनी हो गई, ये तुम मुझे कमेंट में बताओ। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो कर लो मेरे दोस्त, भाई हो ना। हाँ, ये कमेंट में बताओ। चलो जी, फिर नया क्वेश्चन कराता हूं। मान लो जी तुम्हें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन है क्वेश्चन में 0.5, प्राइस पहले 10 है अब कितना हो गया ये नहीं पता, सप्लाई का पता है पहले 100 थी अब 150 हो गई। तो अब आपको न्यू प्राइस निकालना है। कैसे निकालोगे? अरे सोचना मत कैसे निकालोगे, फॉर्मूला कराया है ना, बस फॉर्मूला लिखो सबसे पहले और फिर लिखो जो जो फॉर्मूले में तुम नोट कर सकते हो। इलास्टिसिटी गिवन है क्वेश्चन में 0.5 लिख दी, डेल्टा क्यू इन दोनों के बीच का गैप होता है डेल्टा क्यू, 150 में से 100 गए तो 50 आएगा, लिख दिया जी। डेल्टा पी इन दोनों का गैप होता है डेल्टा पी, कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो डेल्टा पी ही लिख दो। पुराना प्राइस 10 लिखा है, पुरानी क्वांटिटी 100 लिखी है, आपको दिखाई दे रही है। काटा पीटी करो, 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। इस डेल्टा पी को ऊपर ले जाओ, 5 लिखा हुआ है अपॉन में 0.5 ले आओ, कितना आंसर आएगा? 10 आंसर आएगा, कैलकुलेशन करके देख लेना। तो प्राइस चेंज हो गया 10 से, पहले प्राइस कितना था? 10 था, अब प्राइस चेंज हुआ है। चेंज होने का मतलब होता है प्राइस बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है। तो यहां प्राइस बढ़ा होगा या गिरा होगा? भाई सप्लाई को देख के पता लगेगा। सप्लाई बढ़ी है ना तो प्राइस बढ़ा होगा। अगर सप्लाई बढ़ी हो तो पुराने वाले प्राइस में इस वैल्यू को ऐड कर दो, अगर सप्लाई गिरी होती तो पुराने वाले प्राइस से इसको माइनस कर देते। यहां पर सप्लाई बढ़ी है
तो न्यू प्राइस आपको देखने को मिलेगा, जो भी पुराना प्राइस था प्लस जो भी चेंज हुआ ये प्राइस आया है, तो ₹20 पर यूनिट ऐसे करके आपको निकालना है, बॉक्स में डाल देना, पर यूनिट करके जरूर लिखना, राइट। अब ठीक है जी, उल्टा भी आप कर दोगे। अब आपको एक नया केस कराता हूं, शायद ही कोई टीचर आपको कराए वन शॉट के अंदर नया केस। ये केस है जी टोटल रेवेन्यू का, रेवेन्यू वाला चैप्टर का वन शॉट मैंने डाल रखा है, जाकर देख लो। टोटल रेवेन्यू का मतलब नहीं पता तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो जो तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है ये है जी फॉर्मूला, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी, राइट। इस फॉर्मूले में कहीं पर भी टोटल रेवेन्यू लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी आपको टोटल रेवेन्यू देता है, तो क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू आपको उल्लू बनाने के लिए देता है। टोटल रेवेन्यू से आपको या तो प्राइस निकालना होगा या क्वांटिटी निकालनी होगी। एग्जैक्टली कौन निकालना होगा, वो चीज निकालनी होगी जो क्वेश्चन में मिसिंग होगी। तो इस फॉर्मूले से दोस्तों अगर मैं प्राइस निकालूं तो टोटल रेवेन्यू अपन क्वांटिटी हो सकता है। अगर तुम्हें क्वेश्चन के अंदर टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी दोनों गिवन है तो प्राइस गिवन नहीं होगा, तो आप प्राइस निकाल लेना, फिर प्राइस की वैल्यू पुट कर देना और आपकी इलास्टिसिटी निकल जाएगी। लेकिन अगर क्वांटिटी निकालनी हुई तो टोटल रेवेन्यू अपन प्राइस करके निकाल लेना। क्वांटिटी निकालनी है ना, टोटल रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड कर दो। ऐसा तब होगा जब आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन नहीं है, टोटल रेवेन्यू और प्राइस गिवन है। यानी जब भी आपको क्वेश्चन में टोटल रेवेन्यू गिवन है तो आपको वो उल्लू बना रहा है, या तो प्राइस नहीं गिवन या क्वांटिटी नहीं गिवन, तो वो आपको निकालनी पड़ती है। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेकर आया हूं, ये लो जी। लिखा है व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम 20 to 30। प्राइस के बारे में बात कर रहा भाई साहब, प्राइस पहले 20 था अब 30 हो गया। फिर लिखा है रेवेन्यू ऑफ द फर्म राइजेस फ्रॉम 100 to 300। रेवेन्यू बोलो, टोटल रेवेन्यू बोलो, कहता है पहले 100 था अब 300 हो गया। निकालो जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक बात बताओ, जब भी मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालूंगा तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी करूंगा ना। क्वांटिटी तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मैंने बोला जब क्वांटिटी नहीं है तो इस फॉर्मूला से निकाल लो। तो यहां पर आप क्वांटिटी निकालोगे टोटल रेवेन्यू अपॉन प्राइस करके, जैसे कि 100/20 5, 300/30 10। तो ये आपकी Q, ये आपकी Q1, दोनों का डिफरेंस डेल्टा Q है जो कि हो गया 5। ये आपका P, ये आपका P1, दोनों का डिफरेंस डेल्टा P है, 30 में से 20 गए जो कि हो गया 10। अब तुम्हारी इलास्टिसिटी आ जाएगी। डेल्टा Q कितना है राज्य? 5। डेल्टा P कितना है राज्य? 10। पुराना प्राइस कितना है राज्य? 20। पुरानी क्वांटिटी कितनी है राज्य? 100। काटा पीटी करो, 0 से 0 उड़ाओ, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से 5 उड़ा दो, ठीक है जी। तो आपके पास 1/10 हो गया, आंसर आपका 0.1 आ रहा है। तो हम लिख देंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। बोलो जी, दम है या नहीं है कॉन्सेप्ट के अंदर? भाई साहब कॉन्सेप्ट के अंदर पूरा दम है, मजेदार है, ओके रिपोर्ट तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए हैं। मैंने यहां पर आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई भी करा दिया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी करा दिया। थ्योरी ऑफ सप्लाई के इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड करने के बाद बताए थे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि यहां से एमसीक्यू भी क्रिएट होते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है, 3 नंबर तक का, 4 नंबर तक का न्यूमेरिकल आता है, और जनरली सिंपल न्यूमेरिकल अब कम आते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल आएगा तो 1 नंबर के एमसीक्यू में आ जाएगा। जनरली जो न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का, 4 नंबर का, या तो टोटल रेवेन्यू वाला केस आएगा या फिर आपको न्यू क्वांटिटी या न्यू प्राइस जैसी चीजें निकालने को आएंगी। वही केस आजकल बन रहे हैं। ध्यान रखना, जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उसके नीचे अपना कंक्लूजन जरूर लिखो कि इलास्टिसिटी कितनी एक्चुअली आई है। वो डिग्री में से लिखते हैं, 5 डिग्री है तो 5 में से कोई एक कंक्लूजन बनता है, वो मैंने आपको रास्ता भी बताया है। तो इतना ही था भैया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में। कोई बोले फैक्टर अफेक्टिंग करने इसके, नहीं करने, नहीं गिवन आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट हो गया। लगभग मैंने इसमें 1 घंटा 34 मिनट लिए हैं 2 चैप्टर को कवर अप कराने के लिए। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। ये बॉन्ड जो है मेरा और आपका बढ़ता ही जा रहा है, एक्सेलरेट होता ही जा रहा है, और इस बॉन्ड को बनाए रखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।